सो हेलो एवरीवन, आज की ये वीडियो बहुत इम्पॉर्टेंट वीडियो होने वाली है उन बच्चों के लिए जिन्होंने एमडीसी में साइकोलॉजी लिया है। तो ये मैराथन वीडियो है। इस एक वीडियो में हम लोग एमडीसी साइकोलॉजी का सारा मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन को कवर कर लेंगे। और ये वीडियो बीबीए सेमेस्टर 3 FIUGP 2024 टू 28 वाले स्टूडेंट्स के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाली है और उन बच्चों के लिए भी इम्पॉर्टेंट होगी जिनके सिलेबस में साइकोलॉजी पढ़ना है। आज मैं जो क्वेश्चन आप लोगों को बताने वाली हूँ वो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आपके एग्जाम में डायरेक्टली आ सकते हैं। एग्जाम में या तो डायरेक्टली क्वेश्चन आ जाएंगे या तो फिर थोड़ा सा मॉडिफाई करके लैंग्वेज चेंज हो सकता है, बट कॉन्सेप्ट वही होगा और आंसर वही होगा। तो ये वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाली है, इसे लास्ट तक ज़रूर देखें। और वीडियो के एंड में मैं आपको ये भी बताऊंगी कि आप पीडीएफ कहाँ से एक्सेस कर सकते हो। तो जो बच्चे पीडीएफ लेना चाहते हैं पीडीएफ के बारे में मैं आपको वीडियो के एंड में बताऊंगी। अब बिना देरी किए वीडियो को शुरू करते हैं। तो जैसा कि आप लोग देख पा रहे होंगे एमडीसी साइकोलॉजी, हेल्थ साइकोलॉजी, यहाँ पर 1 गलती से लिखा हुआ है। सारे क्वेश्चन को हम लोग यूनिट वाइज देखेंगे, मतलब हर एक यूनिट में क्या क्या इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकते थे वो मैं आपके लिए लेकर आई हूँ। और सारा क्वेश्चन 15 मार्क्स में पूछा जा सकता है। आंसर भी हम लोग 15 मार्क्स के अकॉर्डिंग ही देखेंगे और 5 मार्क्स का क्वेश्चन जो आपके एग्जाम में आता है कुछ ऐसा अलग नहीं आएगा, इसी क्वेश्चन में से कोई सा आएगा। बस आपको आंसर को छोटा करके लिखना होता है। और मैं आपको जितना बताऊंगी अगर आप उसे अच्छे से समझ लेते हो, पढ़ लेते हो, तो उसके बाद 1 मार्क का क्वेश्चन के लिए भी आपको सोचने की अलग से जरूरत नहीं है, आप इसी में कवर कर लोगे। तो यूनिट 1 में आप लोगों को पढ़ना था इंट्रोडक्शन टू हेल्थ साइकोलॉजी। तो उसका सबसे पहला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है डिफाइन हेल्थ साइकोलॉजी एंड डिस्कस इट्स गोल्स, नीड एंड इम्पोर्टेंस। क्वेश्चन हिंदी में भी है स्वास्थ्य मनोविज्ञान की परिभाषा, लक्ष्य, आवश्यकता एवं महत्व का वर्णन कीजिए। क्वेश्चन नंबर 2 है एक्सप्लेन द माइंड बॉडी रिलेशनशिप एंड इट्स रोल इन हेल्थ। मन शरीर संबंध तथा स्वास्थ्य में इसकी भूमिका की व्याख्या कीजिए। यूनिट 2 में आप लोगों को दिया गया था मेंटेनिंग हेल्थ। तो इसका सबसे पहला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3 एक्सप्लेन द बायोलॉजिकल मॉडल ऑफ हेल्थ एंड इट्स सिग्निफिकेंस। स्वास्थ्य के जैविक मॉडल तथा उसके महत्व की व्याख्या कीजिए। क्वेश्चन नंबर 4 है एक्सप्लेन द साइकोलॉजिकल, सोशियो कल्चरल एंड स्पिरिचुअल मॉडल्स ऑफ हेल्थ एंड इट्स सिग्निफिकेंस। स्वास्थ्य के मनोवैज्ञानिक, सामाजिक, सांस्कृतिक तथा आध्यात्मिक मॉडल की व्याख्या कीजिए। क्वेश्चन नंबर 5 है डिस्क्राइब एंड कंपेयर द बायोलॉजिकल, साइकोलॉजिकल, सोशियो कल्चरल एंड स्पिरिचुअल मॉडल ऑफ हेल्थ। जैविक, मनोवैज्ञानिक, सामाजिक, सांस्कृतिक तथा आध्यात्मिक स्वास्थ्य मॉडल का वर्णन एवं तुलना कीजिए। आप लोग क्वेश्चन को देख पा रहे होंगे, जो यूनिट 1 में 2 क्वेश्चन है वो इम्पोर्टेंट है, आप लोगों को पढ़ना है और बहुत ही आसान है। लेकिन यूनिट 2 में आप देख पा रहे होंगे क्वेश्चन नंबर 3, 4 और जो 5 है वो लगभग सेम क्वेश्चन ही है। मतलब अगर आप क्वेश्चन नंबर 5 को कर लेते हो तो क्वेश्चन नंबर 3 और 4 का आंसर भी खुद से लिख सकते हो। यूनिट 3 में आपको लोगों को पढ़ना है मेंटल हेल्थ। इसका सबसे पहला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6 व्हाट इज मेंटल हेल्थ, डिस्कस इट्स डेफिनेशन, कैरेक्टरिस्टिक्स एंड कंपोनेंट्स। मानसिक स्वास्थ्य क्या है, इसकी परिभाषा, विशेषताओं एवं घटकों का वर्णन कीजिए। क्वेश्चन नंबर 7 है डिस्कस द कॉन्सेप्ट ऑफ गुड हेल्थ एंड एक्सप्लेन डिफरेंट वेज ऑफ मेंटेनिंग हेल्थ। अच्छे स्वास्थ्य की अवधारणा तथा स्वास्थ्य बनाए रखने के विभिन्न उपायों का वर्णन कीजिए। क्वेश्चन नंबर 8 है एक्सप्लेन द फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग मेंटल हेल्थ एंड द टेक्निक्स फॉर प्रमोटिंग मेंटल हेल्थ। मानसिक स्वास्थ्य को प्रभावित करने वाले कारकों तथा मानसिक स्वास्थ्य को उन्नत बनाने की तकनीकों की व्याख्या कीजिए। यूनिट 4 में आप लोगों को पढ़ना है साइकोलॉजिकल लिंकेज टू इल हेल्थ। तो क्वेश्चन नंबर 9 है एक्सप्लेन द साइकोलॉजिकल लिंकेज ऑफ हार्ट डिजीज एंड डायबिटीज। व्हाट इज एड्स, डिस्कस इट्स साइकोलॉजिकल इफेक्ट्स एंड प्रिवेंटिव मेजर्स। क्वेश्चन नंबर 11 है डिस्कस द इम्पैक्ट ऑफ कोविड-19 ऑन मेंटल हेल्थ एंड ह्यूमन बिहेवियर। क्वेश्चन नंबर 12 है एक्सप्लेन द साइकोलॉजिकल लिंकेज टू इल हेल्थ विद रेफरेंस टू हार्ट डिजीज, डायबिटीज, एड्स एंड कोविड-19। तो ये था सारा मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन। ऐसे देखने में क्वेश्चन 12 ठो लग रहा है, लेकिन इसका आंसर 12 ठो नहीं होगा। लगभग 8 से 9 क्वेश्चन में पूरे सिलेबस को कवर किया जा सकता है, क्योंकि आप लोग देख पा रहे होंगे यूनिट 2 में 3rd और 4th क्वेश्चन का आंसर 5th क्वेश्चन में आपको मिल जाएगा। और यूनिट नंबर 4 में आप देख पा रहे होंगे 9, 10, 11 का जो आंसर होगा लगभग 12 के ही जैसा होगा। आंसर मैं आप लोगों के लिए बहुत ही इजी लैंग्वेज में लाई हूँ, समझाऊंगी भी मैं उतना ही आसान तरीके से। अगर आप पूरी वीडियो को एक बार अच्छे से सुन लेते हो तो आप खुद से भी बहुत अच्छा आंसर लिख लोगे। चलिए अब एक एक करके इसके आंसर को भी देख लेते हैं। तो पहला क्वेश्चन है डिफाइन हेल्थ साइकोलॉजी एंड डिस्कस इट्स गोल्स, नीड एंड इम्पोर्टेंस। तो सबसे पहले इंट्रोडक्शन में आपको लिखना है हेल्थ इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एवरी पर्सन। अ हेल्दी पर्सन कैन स्टडी, वर्क एंड एंजॉय लाइफ बेटर।
Health does not mean only being free from disease. It also includes physical health, mental health, and social well being. Health psychology is a branch of psychology that studies how our thoughts, feelings, emotions, and behavior affect our health, and it helps people develop healthy habits and maintain a healthy life. मतलब हेल्थ जो है वो हर इंसान के लिए काफी इंपॉर्टेंट होती है। अगर कोई इंसान हेल्दी है तो वो अच्छे से पढ़ सकता है, अपना काम बहुत ही अच्छे तरीके से कर सकता है और लाइफ को भी इंजॉय कर सकता है। लेकिन यहाँ पर एक इंटरेस्टिंग बात है, बहुत सारे लोग सोचते हैं कि अगर उन्हें कोई डिजीज नहीं है तो वो हेल्दी हैं, लेकिन हेल्थ का मतलब सिर्फ डिजीज फ्री होना नहीं होता है। अगर आप फिजिकली फिट हैं लेकिन हमेशा टेंशन में रहते हैं या लोगों से बात करने में प्रॉब्लम होती है तो आप कंप्लीटली हेल्दी नहीं माने जाएंगे। इसीलिए हेल्थ में फिजिकल हेल्थ प्लस मेंटल हेल्थ और प्लस सोशल वेलबींग तीनों शामिल होते हैं और इसी को समझने के लिए हेल्थ साइकोलॉजी पढ़ाई जाती है। ये साइकोलॉजी की ब्रांच है जो बताती है कि हमारी सोच, फीलिंग्स, इमोशंस और डेली हैबिट्स हमारी हेल्थ को कैसे अफेक्ट करते हैं। सिंपल लैंग्वेज में बोला जाए तो हेल्थ साइकोलॉजी हमें हेल्दी और हैप्पी लाइफ जीना सिखाती है। अब हम बात करते हैं हेल्थ साइकोलॉजी की डेफिनेशन की। हेल्थ साइकोलॉजी साइकोलॉजी की वो ब्रांच होती है जो हेल्थ, इलनेस और ह्यूमन बिहेवियर के बीच के रिलेशनशिप को स्टडी करती है। यानी हमारी हेल्थ सिर्फ मेडिसिन या डॉक्टर पर डिपेंड नहीं करती, बल्कि हमारी थिंकिंग और लाइफ स्टाइल भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। एग्जाम्पल से अगर हम लोग समझें तो अगर कोई स्टूडेंट एग्जाम के टाइम पर बहुत ज्यादा स्ट्रेस लेता है तो उसे हेडेक, वीकनेस या फिर स्लीपिंग प्रॉब्लम्स हो सकती है। इसी तरह अगर कोई रेगुलर एक्सरसाइज करता है और पॉजिटिव एटीट्यूड रखता है तो उसकी हेल्थ जनरली बेटर रहती है। इसलिए हेल्थ साइकोलॉजी ये समझने की कोशिश करती है कि हमारा माइंड और बिहेवियर हमारी बॉडी को कैसे इन्फ्लुएंस करता है और हेल्दी हैबिट्स हमारी लाइफ को कैसे इंप्रूव कर सकती है। तो इसमें आपको लिखना है, हेल्थ साइकोलॉजी इज अ ब्रांच ऑफ साइकोलॉजी दैट स्टडीज द रिलेशनशिप बिटवीन हेल्थ, इलनेस एंड ह्यूमन बिहेवियर. इट एक्सप्लेन्स हाउ साइकोलॉजिकल फैक्टर्स सच एज स्ट्रेस, इमोशंस, एटीट्यूड एंड लाइफ स्टाइल इन्फ्लुएंस फिजिकल हेल्थ। मतलब किस तरह से स्ट्रेस जो है, इमोशंस या फिर एटीट्यूड या फिर आपकी लाइफ स्टाइल जो है वो फिजिकल हेल्थ को इन्फ्लुएंस करती है। इन सिंपल वर्ड, हेल्थ साइकोलॉजी स्टडीज हाउ आवर माइंड एंड बिहेवियर अफेक्ट आवर हेल्थ। मतलब हेल्थ साइकोलॉजी हमें ये समझाता है कि कैसे हमारा माइंड और बिहेवियर जो है वो हमारे हेल्थ को अफेक्ट करता है एंड हाउ हेल्दी हैबिट्स कैन इम्प्रूव आवर लाइफ, और किस तरीके से एक अच्छी आदतें हमारी लाइफ को इम्प्रूव करती है। अब आगे आपको लिखना है गोल्स ऑफ हेल्थ साइकोलॉजी। सबसे पहला है प्रमोशन ऑफ गुड हेल्थ। हेल्थ साइकोलॉजी का पहला गोल है प्रमोशन ऑफ गुड हेल्थ, यानी अच्छी हेल्थ को बढ़ावा देना। हेल्थ साइकोलॉजी लोगों को मोटिवेट करती है कि वो हेल्दी फूड खाएं, डेली एक्सरसाइज करें, प्रॉपर स्लीप लें और स्मोकिंग या फिर अल्कोहल जैसी हार्मफुल हैबिट से दूर रहें। देखिए, डॉक्टर के पास जाकर डिजीज का ट्रीटमेंट करवाना एक बात है, लेकिन डिजीज होने ही ना देना उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसीलिए हेल्थ साइकोलॉजी प्रिवेंशन और हेल्दी लाइफस्टाइल पर बहुत ज्यादा फोकस करती है। तो इसमें आपको लिखना है, हेल्थ साइकोलॉजी प्रमोट्स हेल्दी लिविंग. इट एनकरेजेस पीपल टू ईट हेल्दी फूड, एक्सरसाइज रेगुलरली, गेट प्रॉपर स्लीप एंड अवॉइड हार्मफुल हैबिट्स. हेल्थ साइकोलॉजी का दूसरा गोल है डिजीज प्रिवेंशन, यानी बीमारियों को होने से पहले रोकना। ये लोगों को समझाती है कि डिजीजेस किन रीजन से होती है और उनसे बचने के लिए क्या क्या किए जा सकते हैं, जैसे क्लीनलीनेस मेंटेन करना, वैक्सीनेशन लगवाना, बैलेंस डाइट लेना और रेगुलर हेल्थ चेकअप करवाना। सोचिए, अगर हम पहले ही अपनी हेल्थ का ध्यान रखें तो बहुत सी सीरियस डिजीज से बच सकते हैं। इसलिए कहा जाता है प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। तो इसमें आपको लिखना है, इट हेल्प्स पीपल अंडरस्टैंड द काउज ऑफ डिजीजेस एंड टीचेस वे टू प्रिवेंट देम थ्रू क्लीनलीनेस, वैक्सीनेशन, हेल्दी डाइट एंड रेगुलर हेल्थ चेकअप्स. अब थर्ड गोल है इलनेस के काउज को समझना, यानी ये जानने की कोशिश करना कि लोग बीमार क्यों पड़ते हैं। सिर्फ जर्म्स ही डिजीज का रीजन नहीं होता है, कभी कभी स्ट्रेस, निगेटिव इमोशंस, अनहेल्दी लाइफस्टाइल और पर्सनालिटी भी डिजीज को जन्म दे सकती है। एग्जाम्पल के लिए, जो लोग हमेशा स्ट्रेस में रहते हैं उन्हें ब्लड प्रेशर या फिर हार्ट प्रॉब्लम्स का रिस्क ज्यादा हो सकता है। इसीलिए हेल्थ साइकोलॉजी बॉडी के साथ साथ माइंड को भी इम्पोर्टेंस देती है। तो थर्ड में आपको लिखना है, अंडरस्टैंडिंग द काउजेस ऑफ इलनेस. हेल्थ साइकोलॉजी स्टडीज हाउ स्ट्रेस, इमोशंस, पर्सनैलिटी एंड लाइफ स्टाइल कैन अफेक्ट हेल्थ एंड लीड टू इलनेस. अब फोर्थ में लिखा है, हेल्पिंग इन ट्रीटमेंट एंड रिकवरी. It helps patients follow medical advice and stay positive during treatment. This support helps them recover more effectively. मतलब हेल्थ साइकोलॉजी का फोर्थ गोल है ट्रीटमेंट और रिकवरी में हेल्प करना।
जब कोई पर्सन बीमार हो जाता है तो सिर्फ मेडिसिन से इम्पोर्टेंट नहीं होता है, बल्कि उसका माइंडसेट भी बहुत इम्पोर्टेंट होता है। कई बार पेशेंट जो है वो डर, एंजाइटी और होपलेसनेस फील करने लगता है। ऐसे में हेल्थ साइकोलॉजी उन्हें पॉजिटिव रहने और डॉक्टर की एडवाइस प्रॉपरली फॉलो करने के लिए मोटिवेट करते रहते हैं। कई बार सेम डिजीज होने के बाद भी कुछ लोग जल्दी रिकवर कर लेते हैं तो कुछ लोग देर से। इसका एक रीजन उनका मेंटल एटीट्यूड भी होता है। पॉजिटिव थिंकिंग और इमोशनल सपोर्ट रिकवरी को फास्टर और इफेक्टिव बना सकते हैं। अब 5th पॉइंट में आपको लिखना है इम्प्रूविंग क्वालिटी ऑफ लाइफ। हेल्थ साइकोलॉजी एम्स टू improve the overall quality of life by helping people remain physically fit, mentally healthy and socially active। मतलब 5th और सबसे इम्पोर्टेंट गोल है क्वालिटी ऑफ लाइफ को इम्प्रूव करना, यानी सिर्फ जिंदा रहना ही काफी नहीं है, बल्कि एक हेल्दी, हैप्पी और मीनिंगफुल लाइफ भी जीना जरूरी है। हेल्थ साइकोलॉजी लोगों को फिजिकली फिट, मेंटली स्ट्रांग और सोशली एक्टिव रहने में हेल्प करती है। अगर किसी के पास पैसा और सक्सेस है लेकिन हेल्थ अच्छी नहीं है तो वो अपनी लाइफ को पूरी तरह से एंजॉय नहीं कर सकता। इसीलिए हेल्थ साइकोलॉजी का एम है कि इंसान हर एंगल से हेल्दी और सेटिस्फाइड लाइफ जी सके। अब आगे आपको लिखना है नीड ऑफ हेल्थ साइकोलॉजी। हेल्थ साइकोलॉजी का जरूरत आखिर क्यों है? तो सबसे पहला है इंक्रीजिंग हेल्थ प्रॉब्लम्स। मैनी पीपल सफर फ्रॉम डिजीजेस। बहुत सारे लोग बहुत सारी बीमारियों से सफर करते रहते हैं, such as diabetes, obesity, heart disease and high blood pressure। Health psychology helps people reduce this risk। आज के टाइम में डायबिटीज, ओबेसिटी, हार्ट डिजीज और हाई ब्लड प्रेशर जैसी प्रॉब्लम्स बहुत कॉमन हो गई है। पहले लोग फिजिकली एक्टिव रहते थे, लेकिन आज की लाइफ स्टाइल में एक्सरसाइज कम और स्ट्रेस बहुत ज्यादा हो गया है। इसी वजह से बीमारियां जो है वो बहुत ज्यादा बढ़ती रहती है। हेल्थ साइकोलॉजी लोगों को हेल्दी हैबिट्स अडॉप्ट करने के लिए मोटिवेट करते हैं ताकि इन डिजीज का रिस्क कम हो सके। सेकेंड है मैनेजिंग स्ट्रेस। मॉडर्न लाइफ इज स्ट्रेसफुल। एक्सेसिव स्ट्रेस कैन अफेक्ट बोथ फिजिकल एंड मेंटल हेल्थ। हेल्थ साइकोलॉजी टीचेस वेज टू मैनेज स्ट्रेस। मतलब आज की जो लाइफ है ना वो बहुत ज्यादा स्ट्रेस से भरी हुई है। मतलब लगभग हर इंसान की प्रॉब्लम बन चुका है स्ट्रेस। स्कूल, कॉलेज, जॉब, फैमिली और फ्यूचर की टेंशन लोगों को मेंटली डिस्टर्ब कर देती है। अगर स्ट्रेस ज्यादा हो जाए तो इसका इफेक्ट सिर्फ माइंड पर ही नहीं बल्कि पूरी बॉडी पर पड़ता है। हेडेक, स्लीपिंग प्रॉब्लम्स, एंजाइटी और ब्लड प्रेशर जैसी प्रॉब्लम्स डेवलप हो सकती है। इसीलिए हेल्थ साइकोलॉजी हमें स्ट्रेस मैनेजमेंट की टेक्निक सिखाती है, जैसे रिलैक्सेशन, पॉजिटिव थिंकिंग और हेल्दी लाइफस्टाइल। थर्ड है एनकरेजिंग हेल्दी लाइफस्टाइल। इट मोटिवेट्स पीपल टू डेवलप हेल्दी हैबिट्स एंड पॉजिटिव बिहेवियर्स विच हेल्प इन मेंटेनिंग गुड हेल्थ। मतलब हेल्थ साइकोलॉजी की जरूरत इसीलिए भी होती है ना, क्योंकि लोगों को हेल्दी लाइफस्टाइल अडॉप्ट करने के लिए एनकरेज करता है। ये अच्छी हेल्थ एक दिन में नहीं बनती, ये हमारी डेली हैबिट्स पर डिपेंड करती है। अगर हम हेल्दी फूड खाएं, एक्सरसाइज करें, प्रॉपर स्लीप लें और नेगेटिव हैबिट्स से दूर रहें तो हेल्थ ऑटोमेटिकली बेटर हो जाती है। हेल्थ साइकोलॉजी हमें ये समझाती है कि छोटी छोटी हेल्दी हैबिट्स फ्यूचर में बहुत बड़ा पॉजिटिव इम्पैक्ट डाल सकती है। फोर्थ है बेटर पेशेंट केयर। Patients often experience fear, anxiety, and sadness during illness. Health psychology helps them cope with these feelings। मतलब जब कोई पर्सन बीमार होता है तो उसे सिर्फ फिजिकल पेन ही नहीं होता बल्कि इमोशनल प्रॉब्लम्स भी होती है। कई पेशेंट्स डर, एंजाइटी और सैडनेस फील करते हैं। कुछ लोग तो डिजीज का नाम सुनते ही उनका मेंटली ब्रेकडाउन हो जाता है। ऐसे सिचुएशन में हेल्थ साइकोलॉजी पेशेंट्स को इमोशनल सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं और उन्हें नेगेटिव फीलिंग से कॉप करना सिखाते हैं। इससे पेशेंट जो है वो मेंटली स्ट्रांग रहता है और ट्रीटमेंट को भी अच्छे से फॉलो करता है। फिफ्थ है क्रिएटिंग हेल्थ अवेयरनेस। इट स्प्रेड्स अवेयरनेस अबाउट न्यूट्रिशन, एक्सरसाइज, हाइजीन, मेंटल हेल्थ एंड डिजीज प्रिवेंशन। मतलब हेल्थ साइकोलॉजी की एक और बहुत इंपॉर्टेंट नीड है हेल्थ अवेयरनेस क्रिएट करना। आज भी बहुत सारे लोग हेल्थ से जुड़ी बेसिक चीजों को इग्नोर कर देते हैं, जैसे प्रॉपर न्यूट्रिशन लेना, डेली एक्सरसाइज करना, पर्सनल हाइजीन मेंटेन करना और मेंटल हेल्थ को ध्यान रखना। तो हेल्थ साइकोलॉजी लोगों को एडुकेट करती है कि हेल्दी रहने के लिए सिर्फ मेडिसिन पर डिपेंड रहना काफी नहीं होता है, हमें अपनी डेली हैबिट्स को भी इम्प्रूव करते रहना चाहिए। जितनी ज्यादा हेल्थ अवेयरनेस होगी उतनी ही हेल्दी सोसाइटी बनेगी। इसीलिए हेल्थ साइकोलॉजी अवेयरनेस स्प्रेड करने में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। अब आगे आपको लिखना है इंपॉर्टेंस ऑफ हेल्थ साइकोलॉजी। सबसे पहला है इम्प्रूव्स फिजिकल हेल्थ। हेल्थ साइकोलॉजी एनकरेजेस एक्सरसाइज, हेल्दी ईटिंग एंड प्रॉपर स्लीप विच इम्प्रूव्स फिजिकल हेल्थ। मतलब हेल्थ साइकोलॉजी की सबसे बड़ी इंपॉर्टेंस ये है कि हमारी फिजिकल हेल्थ को इम्प्रूव करती है। ये हमें मोटिवेट करती है कि हम रेगुलर एक्सरसाइज करें, हेल्दी फूड खाएं और प्रॉपर स्लीप लें। अगर कोई पर्सन जो है वो डेली जंक फूड खाते रहे
और एक्सरसाइज भी ना करे तो उसकी हेल्थ पर नेगेटिव इफेक्ट पड़ सकता है। लेकिन अगर वही पर्सन हेल्दी हैबिट्स को फॉलो करे तो उसकी बॉडी स्ट्रांग और एनर्जेटिक रहेगी। इसीलिए हेल्थ साइकोलॉजी हेल्दी लाइफस्टाइल को प्रमोट करता है। सेकंड है इम्प्रूव्स मेंटल हेल्थ। इट हेल्प्स पीपल डील विद स्ट्रेस, एंजाइटी, डिप्रेशन एंड इमोशनल प्रॉब्लम्स। मतलब आज के टाइम में फिजिकल हेल्थ के साथ साथ मेंटल हेल्थ भी इम्पोर्टेंट होता है। हेल्थ साइकोलॉजी हमें स्ट्रेस, एंजाइटी, डिप्रेशन और इमोशनल प्रॉब्लम्स को हैंडल करना सिखाती है। कई बार लोग जो है वो फिजिकली फिट होते हैं लेकिन मेंटली बहुत डिस्टर्ब रहते हैं। ऐसे में हेल्थ साइकोलॉजी उन्हें पॉजिटिव थिंकिंग और इमोशनल बैलेंस मेंटेन करने में हेल्प करती है। यानी ये सिर्फ बॉडी को नहीं, माइंड को भी हेल्दी बनाने का काम करती है। थर्ड है प्रिवेंट्स डिजीज बाय प्रोमोटिंग हेल्दी हैबिट्स। हेल्थ साइकोलॉजी हेल्प्स प्रिवेंट मैनी डिजीज। मतलब हेल्थ साइकोलॉजी डिजीज को प्रिवेंट करने में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। ये लोगों को हेल्दी हैबिट्स अडॉप्ट करने के लिए मोटिवेट करती है। अगर हम रेगुलर एक्सरसाइज करते हैं तो और हेल्दी डाइट लेते हैं और स्ट्रेस को भी कंट्रोल में रखते हैं तो कई सारे डिजीज का जो रिस्क है वो ऑटोमेटिकली कम हो जाता है। हेल्थ साइकोलॉजी का फोकस सिर्फ ट्रीटमेंट पर नहीं बल्कि प्रिवेंशन पर भी होता है। फोर्थ है सपोर्ट रिकवरी। साइकोलॉजिकल सपोर्ट हेल्प्स पेशेंट्स रिमेन्स मोटिवेटेड एंड रिकवर फास्टर। मतलब जब कोई पेशेंट इलनेस से गुजर रहा होता है तब उसे सिर्फ मेडिसिन ही नहीं बल्कि इमोशनल सपोर्ट की भी जरूरत होती है। हेल्थ साइकोलॉजी पेशेंट्स को मोटिवेट करती है और उन्हें पॉजिटिव रहने में हेल्प करती है। कई स्टडीज ने ये भी दिखाया है कि पॉजिटिव एटीट्यूड और फैमिली सपोर्ट रिकवरी को फास्टर बना सकती है। इसीलिए हेल्थ साइकोलॉजी ट्रीटमेंट के साथ रिकवरी प्रोसेस को भी इम्प्रूव करती है। फिफ्थ है रिड्यूसेस हेल्थ केयर कॉस्ट। डिजीजेस प्रिवेंशन रिड्यूसेस द नीड फॉर एक्सपेंसिव मेडिकल ट्रीटमेंट एंड लोअर्स हेल्थ केयर कॉस्ट। और मतलब एक और इंटरेस्टिंग बेनिफिट ये है कि हेल्थ साइकोलॉजी हेल्थ केयर कॉस्ट को भी कम कर सकती है। अगर डिजीज को पहले ही प्रिवेंट कर लिया जाए तो एक्सपेंसिव ट्रीटमेंट्स की ज़रूरत कम पड़ती है। जैसे अगर कोई इंसान जो है वो हेल्दी लाइफस्टाइल को फॉलो करता है और डायबिटीज़ या फिर हार्ट डिजीज से बच जाता है तो उसे फ्यूचर में बहुत ज़्यादा मेडिकल एक्सपेंसेस नहीं करना पड़ेगा और इसीलिए प्रिवेंशन फाइनेंशियली भी बेनिफिशियल होती है। सिक्स है इम्प्रूव्स क्वालिटी ऑफ लाइफ। अ हेल्दी बॉडी एंड माइंड हेल्प पीपल लिव हैप्पियर एंड मोर प्रोडक्टिव लिव्स। हेल्थ साइकोलॉजी की एक बहुत ही इम्पोर्टेंस ये है कि ये क्वालिटी ऑफ लाइफ को इम्प्रूव करती है। क्वालिटी ऑफ लाइफ का मतलब सिर्फ जिंदा रहना नहीं होता बल्कि एक हैप्पी, हेल्दी और सेटिस्फाइंग लाइफ जीना होता है। अगर किसी इंसान का बॉडी हेल्दी है और उसका माइंड भी स्ट्रेस फ्री है तो वो अपने गोल्स को अच्छे से अचीव कर सकते हैं और लाइफ को भी इंजॉय कर सकता है। लेकिन अगर हेल्थ ही अच्छी ना हो तो पैसा, सक्सेस और कंफर्ट भी ज़्यादा खुशी नहीं दे पाते। इसीलिए हेल्थ साइकोलॉजी हमें फिजिकली और मेंटली फिट रहने में हेल्प करती है ताकि हम एक बेटर क्वालिटी ऑफ लाइफ जी सकें। 7 है बेनिफिट सोसाइटी। सोसाइटी को भी बेनिफिट करती है। हेल्दी इंडिविजुअल्स कंट्रीब्यूट पॉजिटिवली टू देयर फैमिलीज, वर्क प्लेसेस एंड सोसाइटी। मतलब हेल्थ साइकोलॉजी का बेनिफिट सिर्फ इंडिविजुअल लेवल तक लिमिटेड नहीं होता, मतलब सिर्फ उसी तक लिमिटेड नहीं होता, इसका फायदा पूरी सोसाइटी को भी मिलता है। जब लोग हेल्दी होते हैं तो वो अपनी फैमिली का अच्छे से ध्यान रख पाते हैं, वर्क प्लेस में बेटर परफॉर्मेंस देते हैं और सोसाइटी के डेवलपमेंट में कंट्रीब्यूट करते हैं। सोचिए अगर सोसाइटी के ज़्यादा लोग हेल्दी और मेंटली स्ट्रांग होंगे तो प्रोडक्टिविटी भी तो बढ़ेगी और सोशल प्रॉब्लम्स भी कम होंगी। इसीलिए हेल्थ साइकोलॉजी एक हेल्दी सोसाइटी बनाने में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। अब आपको कंक्लूजन लिखना है। हेल्थ साइकोलॉजी इज एन इंपॉर्टेंट ब्रांच ऑफ साइकोलॉजी दैट स्टडीज द रिलेशनशिप बिटवीन माइंड, बिहेवियर एंड हेल्थ. It helps people maintaining good health, prevent diseases, manage stress, and recover from illness. Its main goals are health promotion, disease prevention, and improvement of quality of life. Therefore, health psychology plays a very important role in building a healthy and happy society. मतलब हेल्थ साइकोलॉजी की एक इम्पॉर्टेंट ब्रांच है जो माइंड, बिहेवियर और हेल्थ के रिलेशनशिप को स्टडी करती है। ये हमें समझाती है कि हमारी थिंकिंग, इमोशंस और डेली हैबिट्स हमारी हेल्थ को कैसे अफेक्ट करते हैं। हेल्थ साइकोलॉजी लोगों को हेल्दी लाइफस्टाइल अडॉप्ट करने, डिजीज को प्रिवेंट करने, स्ट्रेस को मैनेज करने और इलनेस से रिकवर करने में हेल्प करती है। इसके मेन गोल्स हैं हेल्थ प्रमोशन, डिजीज प्रिवेंशन और क्वालिटी ऑफ लाइफ को इम्प्रूव करना। इसी वजह से आज के मॉडर्न वर्ल्ड में हेल्थ साइकोलॉजी की इम्पोर्टेंस बहुत बढ़ गई है और ये एक हेल्दी और हैप्पी सोसाइटी बनाने में बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन देती है। तो इसका आंसर कंप्लीट हुआ। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 को। तो क्वेश्चन नंबर 2 है एक्सप्लेन द माइंड बॉडी रिलेशनशिप एंड इट्स रोल इन हेल्थ। तो आंसर में आपको सबसे पहले इंट्रोडक्शन लिखना है। द माइंड एंड बॉडी आर क्लोजली कनेक्टेड विद ईच अदर। वॉट एवर हैपेंस इन द माइंड अफेक्ट्स द बॉडी एंड वॉट एवर हैपेंस इन द बॉडी अफेक्ट्स द माइंड। व्हेन अ पर्सन फील्स हैप्पी,
relaxed, and positive, the body usually remains healthy. On the other hand, stress, fear, anger, and sadness can affect physical health. This connection between the mind and body is known as the mind body relationship. मतलब माइंड और बॉडी एक दूसरे से बहुत क्लोजली कनेक्टेड होते हैं। अगर हमारे माइंड में पॉजिटिव थॉट्स, हैप्पीनेस और रिलैक्सेशन होती है तो हमारा बॉडी भी जनरली हेल्दी रहता है। लेकिन अगर कोई पर्सन हमेशा स्ट्रेस, फियर, एंगर या सैडनेस में रहता है तो इसका इफेक्ट उसकी पूरी फिजिकल हेल्थ पर भी पड़ता है। इसीलिए कहा जाता है कि माइंड और बॉडी अलग अलग काम नहीं करते बल्कि एक टीम की तरह काम करते हैं और इसी कनेक्शन को कहा जाता है माइंड बॉडी रिलेशनशिप। आगे आपको लिखना है माइंड बॉडी रिलेशनशिप। द माइंड बॉडी रिलेशनशिप रेफर्स टू द कनेक्शन बिटवीन अ पर्सन्स थॉट्स। ये हेडिंग देने की जरूरत नहीं है, माइंड बॉडी रिलेशनशिप दे सकते हो, अच्छा है, ठीक है। इसे आप हेडिंग देकर भी लिख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसे आप एरो मार्क करके भी लिख सकते हो। नहीं, एरो मार्क करना अच्छा नहीं रहेगा, आप इसे पॉइंट बनाकर लिख सकते हो। तो इसमें आपको लिखना है द माइंड बॉडी रिलेशनशिप रेफर्स टू द कनेक्शन बिटवीन अ पर्सन्स थॉट्स, फीलिंग्स, इमोशंस एंड फिजिकल हेल्थ। इट एक्सप्लेन्स हाउ मेंटल प्रोसेसेस इन्फ्लुएंस द बॉडी एंड हाउ फिजिकल कंडीशंस इन्फ्लुएंस द माइंड। मतलब माइंड बॉडी रिलेशनशिप का मतलब हमारी थॉट्स, फीलिंग्स, इमोशंस और फिजिकल हेल्थ के बीच का संबंध होता है। यानी अगर माइंड बॉडी को अफेक्ट करता है तो बॉडी भी माइंड को अफेक्ट करती है। अगर आप मेंटली स्ट्रांग और पॉजिटिव हैं तो बॉडी भी ज्यादा एक्टिव और हेल्दी रहती है। और अगर आपके बॉडी में कोई इलनेस हो जाए तो पर्सन मेंटली भी अपसेट या फिर स्ट्रेस्ड फील करता है। जैसे अगर आपको कभी फीवर लग जाए तो बॉडी पेन भी करता है और मन बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। इसीलिए दोनों एक दूसरे को कंटिन्यूअसली इन्फ्लुएंस करते रहते हैं। माइंड भी बॉडी को इन्फ्लुएंस करता है और बॉडी भी माइंड को इन्फ्लुएंस करती है। अब आपको एक एग्जाम्पल भी लिख देना यहाँ पर। व्हेन अ स्टूडेंट इज नर्वस बिफोर एन एग्जामिनेशन। एग्जाम्पल में आप अपने से कुछ भी लिख सकते हो। The heart may beat faster, the hands may shake, and sweating may occur. Similarly, when a person is physically ill, they may feel sad, worried, or stressed. This shows that the mind and body work together and influence each other continuously. तो मतलब जब एग्जाम से पहले नर्वसनेस होती है अगर स्टूडेंट को तो हार्ट बीट फास्ट हो जाता है। मतलब हार्ट जो है वो फास्ट बीट करने लगता है, हाथ कांपने लगते हैं और स्वेटिंग भी मतलब पसीने भी आने लगती है बॉडी से। यहाँ प्रॉब्लम बॉडी में नहीं थी बल्कि माइंड में टेंशन थी, लेकिन इसका जो इफेक्ट है वो तो बॉडी पर दिख गया। इसी तरह अगर कोई पर्सन फिजिकली बीमार हो जाए तो वो सैड, वरीड या स्ट्रेस्ड फील कर सकता है। ये एग्जांपल्स प्रूव करते हैं कि माइंड और बॉडी हमेशा एक दूसरे के साथ कनेक्टेड रहते हैं। अब आगे आपको लिखना है रोल ऑफ माइंड बॉडी रिलेशनशिप इन हेल्थ। सबसे पहले रिड्यूस स्ट्रेस। अ पॉजिटिव एंड काम माइंड हेल्प्स रिड्यूस स्ट्रेस। Lower stress levels help the body function properly and improve overall health. मतलब माइंड बॉडी रिलेशनशिप का पहला रोल है स्ट्रेस को कम करना। जब हमारा माइंड काम और पॉजिटिव रहता है तो स्ट्रेस ऑटोमेटिकली कम हो जाता है और जब स्ट्रेस कम होता है तो बॉडी भी प्रॉपरली फंक्शन करती है। इसीलिए पॉजिटिव थिंकिंग और रिलैक्सेशन टेक्निक्स हेल्थ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट मानी जाती है। सेकेंड है इम्प्रूव्स फिजिकल हेल्थ। पॉजिटिव थॉट्स एंड इमोशंस कैन इम्प्रूव फिजिकल हेल्थ. People who think positively are often more active and take better care of their bodies. मतलब पॉजिटिव थॉट्स और इमोशंस हमारी फिजिकल हेल्थ को भी इम्प्रूव करती हैं। जो लोग पॉजिटिव माइंडसेट रखते हैं वो जनरली एक्सरसाइज करते हैं, हेल्दी फूड खाते हैं और अपनी बॉडी का ज़्यादा ध्यान रखते हैं और इसी वजह से उनकी हेल्थ भी कंपेरेटिवली बेटर रहती है दूसरे लोगों से। और इसीलिए हेल्थ साइकोलॉजी में पॉजिटिव एटीट्यूड को बहुत महत्व दिया जाता है। थर्ड है स्ट्रेंथन्स द इम्यून सिस्टम। अ हेल्दी मेंटल स्टेट कैन स्ट्रेंथन द बॉडीज इम्यून सिस्टम, हेल्पिंग इट फाइट इन्फेक्शंस एंड डिजीजेस मोर इफेक्टिवली। मतलब माइंड बॉडी रिलेशनशिप का एक और इम्पॉर्टेंट रोल है इम्यून सिस्टम को स्ट्रांग बनाना। इम्यून सिस्टम हमारी बॉडी का नेचुरल डिफेंस सिस्टम होता है जो डिजीज और इन्फेक्शन से लड़ता रहता है। जब हमारा माइंड पॉजिटिव और स्ट्रेस फ्री होता है तो इम्यून सिस्टम भी काफी ज्यादा बेटर काम करता है, मतलब अच्छे से काम करता है। लेकिन अगर कोई इंसान बीमार पड़ जाए या फिर टेंशन ले या फिर एंजाइटी में रहे तो उसकी इम्यूनिटी वीक हो जाती है। इसीलिए मेंटल हेल्थ का डायरेक्ट कनेक्शन बॉडी के डिजीज फाइटिंग पावर से भी होता है। फोर्थ है हेल्प्स इन रिकवरी फ्रॉम इलनेस। पेशेंट्स हु मेंटेन अ पॉजिटिव एटीट्यूड ड्यूरिंग इलनेस ऑफन रिकवर फास्टर. होप, कॉन्फिडेंस एंड इमोशनल सपोर्ट कैन इम्प्रूव हीलिंग. जब कोई व्यक्ति बीमार होता है तो सिर्फ मेडिसिन से उसकी रिकवरी में हेल्प नहीं करती बल्कि उसका एटीट्यूड भी काफी इंपॉर्टेंट होता है। जो पेशेंट्स पॉजिटिवली सोचते हैं और होप नहीं छोड़ते वो अक्सर जल्दी रिकवर करते हैं। फैमिली का सपोर्ट, कॉन्फिडेंस और पॉजिटिव थिंकिंग हीलिंग प्रोसेस को और ज्यादा इफेक्टिव बना देती है, मतलब अच्छा बना देती है।
और इसीलिए डॉक्टर्स भी पेशेंट्स को पॉजिटिव रहने की एडवाइस देते हैं। फिफ्थ है प्रमोट्स हेल्दी बिहेवियर्स। अ हेल्दी माइंड encourages healthy habits such as regular exercise, balanced diet, proper sleep and avoiding harmful substances। मतलब माइंड बॉडी रिलेशनशिप का एक और बेनिफिट है, हेल्दी हैबिट्स को प्रमोट करता है ये। जब हमारा माइंड हेल्दी और बैलेंस्ड होता है तो हम नेचुरली अपनी हेल्थ का ज़्यादा ध्यान रखते हैं। हम रेगुलर एक्सरसाइज करते हैं, बैलेंस डाइट लेते हैं, प्रॉपर स्लीप लेते हैं और स्मोकिंग या फिर अल्कोहल जैसी हार्मफुल हैबिट से दूर रहते हैं। यानी हेल्दी माइंड्स हमें हेल्दी लाइफस्टाइल फॉलो करने के लिए मोटिवेट करती है। 6 है इम्प्रूव्स मेंटल हेल्थ। गुड फिजिकल हेल्थ contributes to better mental health. Regular exercise and healthy living can reduce anxiety and depression। मतलब जैसे माइंड बॉडी को अफेक्ट करता है वैसे ही बॉडी भी माइंड को अफेक्ट करती है। अगर हमारी फिजिकल हेल्थ अच्छी है तो मेंटल हेल्थ भी जनरली बेटर रहती है। रेगुलर एक्सरसाइज करने से मूड इम्प्रूव होता है, स्ट्रेस कम होता है और एंजाइटी और डिप्रेशन जैसी प्रॉब्लम्स को भी एंजाइटी और डिप्रेशन जैसी प्रॉब्लम्स को कंट्रोल करने में हेल्प मिलती है। इसीलिए एक्सपर्ट्स कहते हैं कि हेल्दी बॉडी और हेल्दी माइंड एक दूसरे के बेस्ट फ्रेंड्स होते हैं। 7th है प्रिवेंट्स साइकोकॉस्मेटिक डिसऑर्डर्स। Psychocosmetic disorders are physical illness that are influenced by psychological factors such as stress and anxiety. A healthy mind helps prevent such problems। तो साइकोकॉस्मेटिक डिसऑर्डर्स वो फिजिकल डिजीज होती हैं जिन पर स्ट्रेस, एंजाइटी और मेंटल टेंशन का इफेक्ट पड़ता है, जैसे हेडेक, हाई ब्लड प्रेशर या फिर स्टमक में कोई प्रॉब्लम आ जाती है तो कभी कभी बहुत ज़्यादा स्ट्रेस हो जाता है और इस वजह से साइकोकॉस्मेटिक डिसऑर्डर्स हो सकती है। और अगर हमारा माइंड हेल्दी और स्ट्रेस फ्री रहता है तो ऐसी प्रॉब्लम्स को काफ़ी हद तक प्रिवेंट किया जा सकता है। 8 है एनहांसेस क्वालिटी ऑफ लाइफ। व्हेन बोथ द माइंड एंड बॉडी आर हेल्दी पीपल फील हैप्पियर, मोर एनर्जेटिक एंड मोर सेटिस्फाइड विद लाइफ। मतलब जब माइंड और बॉडी दोनों हेल्दी होते हैं तो लाइफ की क्वालिटी ऑटोमेटिकली इम्प्रूव हो जाती है। इंसान ज़्यादा खुश फील करता है, उसके अंदर एनर्जी रहती है और वो अपनी लाइफ से ज़्यादा सेटिस्फाइड रहता है। इसीलिए अच्छी हेल्थ का मतलब सिर्फ डिजीज फ्री होना नहीं है बल्कि हैप्पी और बैलेंस्ड लाइफ जीना भी है। आगे आपको लिखना है एग्जाम्पल्स ऑफ माइंड बॉडी रिलेशनशिप। तो इसमें सबसे पहला है एग्जामिनेशन स्ट्रेस। स्टूडेंट्स में एक्सपीरियंस हेडेक, स्टमक पेन और स्वेटिंग बिफोर एग्जाम्स बिकॉज ऑफ एंजाइटी। मतलब एग्जाम से पहले कई स्टूडेंट्स को टेंशन हो जाती है, इस एंजाइटी की वजह से हेडेक, स्टमक पेन या फिर स्वेटिंग हो सकती है। यहाँ स्ट्रेस माइंड में होता है लेकिन इसका जो प्रभाव है वो पूरी बॉडी पर दिखाई देता है। सेकेंड है एंगर एंड ब्लड प्रेशर। फ्रीक्वेंट एंगर कैन इंक्रीज ब्लड प्रेशर एंड अफेक्ट हार्ट हेल्थ। अगर कोई व्यक्ति बहुत ज़्यादा गुस्सा करता है तो उसका ब्लड प्रेशर बढ़ सकता है और हार्ट हेल्थ पर भी नेगेटिव इफेक्ट पड़ सकता है। ये भी माइंड और बॉडी के कनेक्शन का ही एक एग्जाम्पल है। उसके बाद थर्ड है एक्सरसाइज एंड मूड। रेगुलर एक्सरसाइज इम्प्रूव्स मूड एंड रिड्यूसेस स्ट्रेस एंड डिप्रेशन। मतलब रेगुलर एक्सरसाइज करते रहने से बॉडी फिट नहीं होती बल्कि मूड भी अच्छा होता है। मतलब सिर्फ बॉडी फिट नहीं होती बल्कि मूड भी अच्छा होता है। एक्सरसाइज स्ट्रेस और डिप्रेशन को कम करने में हेल्प करती है, यानी हेल्दी बॉडी मेंटल हेल्थ को भी इम्प्रूव करती है। फोर्थ है इलनेस एंड इमोशंस। पीपल सफरिंग फ्रॉम लॉन्ग टर्म डिजीज में फील सैडनेस, फियर और फ्रस्ट्रेशन। मतलब जो लोग लॉन्ग टर्म डिजीज से सफर करते हैं वो कई बार सैडनेस, फियर या फिर फ्रस्ट्रेशन फील करते हैं। यहाँ फिजिकल इलनेस का इफेक्ट उनकी मेंटल हेल्थ पर भी पड़ता है। अब आपको कंक्लूजन लिखना है। द माइंड बॉडी रिलेशनशिप shows that the mind and body are closely connected and influence each other. Mental factors such as thoughts, emotions, attitude, and stress can affect physical health, while physical health can also affect mental well-being. Therefore, maintaining both mental health and physical health is essential for a healthy and happy life. A balanced mind and a healthy body together improve overall well-being and quality of life. मतलब कंक्लूजन में हम कह सकते हैं कि माइंड बॉडी रिलेशनशिप ये बताता है कि हमारा माइंड और बॉडी एक दूसरे से क्लोजली कनेक्टेड होते हैं। हमारी थॉट्स, इमोशंस, एटीट्यूड्स और स्ट्रेस फिजिकल हेल्थ को अफेक्ट कर सकते हैं। इसी तरह फिजिकल हेल्थ भी मेंटल वेलबींग को इन्फ्लुएंस करता है। इसीलिए सिर्फ बॉडी को ही हेल्दी रखना काफ़ी नहीं है बल्कि माइंड को भी हेल्दी रखना ज़रूरी होता है। जब माइंड और बॉडी दोनों बैलेंस्ड होते हैं तभी ओवरऑल हेल्थ और क्वालिटी ऑफ लाइफ बेटर होती है। तो इसका आंसर भी कंप्लीट हो गया। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। तो क्वेश्चन नंबर 3 है एक्सप्लेन द बायोलॉजिकल मॉडल ऑफ हेल्थ एंड इट्स सिग्निफिकेंस। आप इसका आंसर देख सकते हो। इसके आंसर में आपको सबसे पहले इंट्रोडक्शन लिखना है, फिर बायोलॉजिकल मॉडल ऑफ हेल्थ लिखना है क्या होता है, फिर इसका कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द बायोलॉजिकल मॉडल ऑफ हेल्थ लिखना है,
जिसमें आपको सबसे पहला पॉइंट लिखना है फोकसेस ऑन फिजिकल हेल्थ, डिजीज सेंटर्ड अप्रोच, बायोलॉजिकल काउजेस ऑफ इलनेस, साइंटिफिक एंड मेडिकल अप्रोच, ट्रीटमेंट ओरिएंटेड। फिर लिखना है सिग्निफिकेंस ऑफ द बायोलॉजिकल मॉडल ऑफ हेल्थ। पहला है हेल्प्स इन अंडरस्टैंडिंग डिजीज, सेकेंड है डेवलपमेंट ऑफ मॉडर्न मेडिसिन, थर्ड है इफेक्टिव ट्रीटमेंट ऑफ डिजीज, फोर्थ है इम्प्रूवमेंट इन पब्लिक हेल्थ, फिफ्थ है इंक्रीजेस लाइफ एक्सपेंडेंसी, सिक्स है एक्यूरेट डायग्नोसिस और सेवेंथ है रिड्यूस मोर्टेलिटी रेट। इसकी कुछ लिमिटेशंस भी है, आपको वो भी लिखना है, फिर आपको कंक्लूजन लिखना है। इसका आंसर हम लोग देखेंगे फिफ्थ क्वेश्चन में देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 4, एक्सप्लेन द साइकोलॉजिकल, सोशियो कल्चरल एंड स्पिरिचुअल मॉडल्स ऑफ हेल्थ एंड इट्स सिग्निफिकेंस। तो ये आप आंसर देख पा रहे होंगे इसका भी। हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 5 को। तो क्वेश्चन नंबर 5 है डिस्क्राइब एंड कंपेयर द बायोलॉजिकल, साइकोलॉजिकल, सोशियो कल्चरल एंड स्पिरिचुअल मॉडल्स ऑफ हेल्थ। तो आंसर में आपको लिखना है हेल्थ इज अ मल्टी डायमेंशनल कॉन्सेप्ट। इट इज नॉट ओनली रिलेटेड टू द फिजिकल कंडीशन ऑफ द बॉडी बट इट इज ऑल्सो इन्फ्लुएंस्ड बाय मेंटल, social, cultural and spiritual factors. Different models have been developed to explain health from different perspectives. The most important among them are the biological model, psychological model, sociocultural model and spiritual model of health. Each model explains health in a unique way and helps us understand the causes of health and illness. मतलब हेल्थ को सिर्फ बॉडी की कंडीशन से नहीं समझा जा सकता। हेल्थ एक मल्टी डायमेंशनल कॉन्सेप्ट है, यानी हेल्थ पर सिर्फ फिजिकल फैक्टर्स ही नहीं बल्कि मेंटल, सोशल, कल्चरल एंड स्पिरिचुअल फैक्टर्स का भी इफेक्ट पड़ता है, मतलब प्रभाव पड़ता है। इसीलिए हेल्थ को समझने के लिए अलग अलग मॉडल्स डेवलप किए गए और इनमें सबसे इम्पॉर्टेंट है बायोलॉजिकल मॉडल, साइकोलॉजिकल मॉडल, सोशियो कल्चरल मॉडल एंड स्पिरिचुअल मॉडल। हर मॉडल हेल्थ को अलग पर्सपेक्टिव से एक्सप्लेन करती है और हमें ये समझने में हेल्प करता है कि हेल्थ और इलनेस किन फैक्टर्स से इन्फ्लुएंस होते हैं। अब आगे एक एक करके आपको लिखना है। सबसे पहला लिखना है आपको बायोलॉजिकल मॉडल ऑफ हेल्थ। द बायोलॉजिकल मॉडल ऑफ हेल्थ इज द ट्रेडिशनल अप्रोच टू हेल्थ। इट कंसिडर्स हेल्थ एज द एब्सेंस ऑफ डिजीज and explains illness through biological factors such as bacteria, viruses, genetic defects, injuries and abnormalities in body organs. बायोलॉजिकल मॉडल हेल्थ को समझने का सबसे पुराना और ट्रेडिशनल अप्रोच है। इस मॉडल के अकॉर्डिंग अगर किसी पर्सन का कोई डिजीज नहीं है, मतलब यदि कोई व्यक्ति को कोई डिजीज नहीं है तो वो हेल्दी है। ये मॉडल मानता है कि डिजीज का मेन रीजन बायोलॉजिकल फैक्टर्स होते हैं जैसे बैक्टीरिया, वायरसेस, जेनेटिक डिफेक्ट्स, इंजरीज या बॉडी ऑर्गन्स की प्रॉब्लम्स। सिंपल वर्ड में कहा जाए तो ये मॉडल हेल्थ को मेनली बॉडी और डिजीज के बेसिस पर एक्सप्लेन करती है। मतलब अगर रिपोर्ट में कहा गया है कि बीमारी नहीं है तो ये मॉडल मानेगा कि आप हेल्दी हो। अब आपको इसके मेन फीचर्स लिखने हैं। सबसे पहला है फोकसेस ऑन फिजिकल हेल्थ एंड बॉडी फंक्शनिंग। मतलब बायोलॉजिकल मॉडल का सबसे पहला फीचर ये है कि ये फिजिकल हेल्थ और बॉडी फंक्शनिंग पर फोकस करता है। इस मॉडल के लिए हेल्दी बॉडी ही हेल्दी लाइफ का मेन इंडिकेटर है। मतलब अगर बॉडी हेल्दी है तो फिर आप हेल्दी हो, आपका लाइफ भी हेल्दी है। सेकंड में लिखा है कंसीडर्स डिजीज एज द रिजल्ट ऑफ बायोलॉजिकल कॉजेज। ये मॉडल मानता है कि डिजीज जो है वो बायोलॉजिकल कॉजेज की वजह से ही हुई है, यानी जर्म्स, वायरसेस, बैक्टीरिया या फिर जेनेटिक प्रॉब्लम्स। इलनेस के मेन रीजंस होते हैं ये सारे। थर्ड है यूजेस मेडिसिन, सर्जरी एंड मेडिकल ट्रीटमेंट टू क्योर इलनेस। मतलब बायोलॉजिकल मॉडल डिजीज को ट्रीट करने के लिए मेडिसिन, सर्जरी और मेडिकल ट्रीटमेंट पर भरोसा करता है। इसका मेन एम होता है डिजीज को क्योर करना। फोर्थ है रिलायंस ऑन साइंटिफिक टेस्ट एंड डायग्नोसिस। मतलब ये मॉडल साइंटिफिक टेस्ट और डायग्नोसिस को इंपॉर्टेंस देता है, जैसे ब्लड टेस्ट, एक्सरे, एमआरआई और लेबोरेटरी रिपोर्ट्स के थ्रू डिजीज को आइडेंटिफाई किया जाता है इसमें। फिफ्थ है गिव्स इंपॉर्टेंस टू ट्रीटमेंट रादर देन प्रिवेंशन। मतलब बायोलॉजिकल मॉडल में प्रिवेंशन से ज़्यादा ट्रीटमेंट को इंपॉर्टेंस दी जाती है, यानी डिजीज होने के बाद उसका ट्रीटमेंट कैसे किया जाए इस पर फोकस किया जाता है। अब आगे आपको सिग्निफिकेंस ऑफ बायोलॉजिकल मॉडल लिखना है। तो सबसे पहला हेल्प्स इन आइडेंटिफाइंग द बायोलॉजिकल कॉजेज ऑफ डिजीज। मतलब बायोलॉजिकल मॉडल का पहला बेनिफिट ये है कि ये डिजीज के बायोलॉजिकल कॉजेज को आइडेंटिफाई करने में हेल्प करता है। इस मॉडल की वजह से डॉक्टर्स ये पता लगा पाते हैं कि डिजीज बैक्टीरिया, वायरस, जेनेटिक प्रॉब्लम या फिर किसी बॉडी ऑर्गन की एबनॉर्मेलिटी की वजह से तो नहीं हुई है। सेकेंड है कॉन्ट्रीब्यूटेड टू द डेवलपमेंट ऑफ मॉडर्न मेडिसिन एंड वैक्सीन। मतलब बायोलॉजिकल मॉडल
ने मॉडर्न मेडिसिन और वैक्सीन के डेवलपमेंट में बहुत इंपॉर्टेंट कंट्रीब्यूशन दिया है। आज जो वैक्सीन और मेडिसिन हम यूज़ करते हैं उनके डेवलपमेंट के पीछे इसी मॉडल का सबसे बड़ा रोल है। थर्ड है इम्प्रूव्स डायग्नोसिस एंड ट्रीटमेंट ऑफ डिजीज। मतलब ये मॉडल डिजीजेस की डायग्नोसिस और ट्रीटमेंट को इम्प्रूव करता है। साइंटिफिक टेस्ट और मेडिकल टेक्नोलॉजी की हेल्प से डिजीज को जल्दी आइडेंटिफाई करके उनका प्रॉपर ट्रीटमेंट किया जा सकता है। फोर्थ है इंक्रीजेस लाइफ एक्सपेक्टेंसी एंड रिड्यूसेस मोर्टेलिटी। मतलब मॉडर्न मेडिसिन और बेटर ट्रीटमेंट की वजह से लोग पहले से ज़्यादा लंबी लाइफ जी रहे हैं। इस मॉडल ने मोर्टेलिटी रेट को कम करने और लाइफ एक्सपेक्टेंसी को बढ़ाने में काफ़ी हेल्प किया है। मतलब मृत्यु दर को कम किया है और जीवन दर को काफ़ी ज़्यादा बेटर किया है, मतलब काफ़ी ज़्यादा बढ़ाया है। अब सेकंड आपको समझना है साइकोलॉजिकल मॉडल ऑफ हेल्थ। द साइकोलॉजिकल मॉडल ऑफ हेल्थ फोकसेस ऑन द रोल ऑफ थॉट्स, इमोशंस, एटीट्यूड्स एंड बिहेवियर्स इन maintaining health. It believes that mental and emotional factors influence physical health. साइकोलॉजिकल मॉडल हेल्थ को सिर्फ बॉडी के पर्सपेक्टिव से नहीं देखता। मतलब जो साइकोलॉजिकल मॉडल है ये नहीं समझता कि बॉडी देखने में ठीक ठाक है तो आप हेल्दी होगे। ये मॉडल मानता है कि हमारी थॉट्स, इमोशंस, एटीट्यूड्स और बिहेवियर भी हेल्थ को अफेक्ट करते हैं। इसके अकॉर्डिंग मेंटल और इमोशनल फैक्टर्स का डायरेक्ट इफेक्ट फिजिकल हेल्थ पर पड़ता है। यानी अगर कोई व्यक्ति हमेशा स्ट्रेस में रहता है या फिर नेगेटिव सोचता है तो उसकी हेल्थ भी अफेक्ट हो सकती है। अब इसके मेन फीचर्स में सबसे पहला पॉइंट आपको लिखना है एम्फेसाइजेस थॉट्स, फीलिंग्स एंड इमोशंस। ये जो पॉइंट्स है वो काफी शॉर्ट्स में लिखे हुए हैं, मतलब शॉर्ट में लिखे हुए हैं। जो मैं आपको क्वेश्चन नंबर 3 और 4 दिखाई थी उसमें अच्छा से आंसर लिखा हुआ है, मतलब थोड़ा बढ़ाकर लिखा हुआ है, मतलब सेंटेंसेस भी अच्छे से लिखे हुए हैं। और मैं अभी जो इसका मैं आपको कंपैरिजन भी दिखाऊंगी उसमें प्रॉपर पॉइंट्स लिखे हुए हैं, तो आपको टेंशन नहीं लेना है कि पॉइंट्स इतने लिखने हैं, नहीं, आपको पूरा लिखना है। मैं दिखाऊंगी और बताऊंगी वहां पर। तो पहला पॉइंट है एम्फेसाइजेस थॉट्स, फीलिंग्स एंड इमोशंस। मतलब साइकोलॉजिकल मॉडल थॉट्स, फीलिंग्स और इमोशंस को इंपॉर्टेंस देता है। इसके अकॉर्डिंग हेल्दी माइंड, हेल्दी बॉडी के लिए बहुत जरूरी है। सेकेंड है स्टडीज द इफेक्ट ऑफ स्ट्रेस एंड मेंटल हेल्थ ऑन द बॉडी। मतलब ये मॉडल स्टडी करता है कि स्ट्रेस और मेंटल हेल्थ जो है वो बॉडी को कैसे अफेक्ट करते हैं। एक्सेसिव मतलब बहुत ज़्यादा अगर स्ट्रेस है, हेडेक है, ब्लड प्रेशर है और दूसरी कोई हेल्थ प्रॉब्लम्स इसका रीज़न हो सकता है कि आपकी बॉडी हेल्दी ना हो। अब थर्ड है एनकरेजेस पॉजिटिव थिंकिंग एंड हेल्दी बिहेवियर। मतलब साइकोलॉजिकल मॉडल पॉजिटिव थिंकिंग और हेल्दी बिहेवियर को एनकरेज करता है, मतलब बढ़ावा देता है। पॉजिटिव एटीट्यूड हेल्थ को काफ़ी ज़्यादा बेटर बनाते हैं और काफ़ी ज़्यादा हेल्थ बेटर में मतलब इंपॉर्टेंट रोल भी प्ले करते हैं। फोर्थ है फोकसेस ऑन इमोशनल वेलबींग। ये मॉडल इमोशनल वेलबींग को भी इम्पॉर्टेंट मानता है, यानी इंसान इमोशनली बैलेंस्ड और मेंटली हेल्दी रहे, इस पर फोकस करता है। फिफ्थ है हेल्प्स इन स्ट्रेस मैनेजमेंट एंड कॉपिंग स्किल्स। साइकोलॉजिकल मॉडल स्ट्रेस मैनेजमेंट और कॉपिंग स्किल्स सिखाता है, यानी डिफिकल्ट सिचुएशंस में स्ट्रेस को हैंडल करना और प्रॉब्लम्स का सामना करना सिखाता है। अब आपको इसका सिग्निफिकेंस लिखना है। सिग्निफिकेंस ऑफ साइकोलॉजिकल मॉडल सबसे पहला है इट एक्सप्लेन्स हाउ स्ट्रेस एंड इमोशंस अफेक्ट हेल्थ। मतलब साइकोलॉजिकल मॉडल का सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन ये है कि एक्सप्लेन करता है कि कैसे स्ट्रेस और इमोशंस हमारी हेल्थ को कैसे अफेक्ट करते हैं। अगर कोई व्यक्ति बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में रहता है या फिर हमेशा नेगेटिव इमोशंस को फील करता रहता है तो उसकी फिजिकल हेल्थ भी अफेक्ट हो सकती है। इस मॉडल ने माइंड और बॉडी के कनेक्शन को समझने में हेल्प की है। सेकेंड है प्रमोट्स पॉजिटिव थिंकिंग एंड मेंटल वेलबींग। मतलब ये मॉडल पॉजिटिव थिंकिंग और मेंटल वेलबींग को प्रमोट करता है। इसके अकॉर्डिंग पॉजिटिव एटीट्यूड रखने से स्ट्रेस कम होता है और ओवरऑल हेल्थ बेटर होती है। इसीलिए पॉजिटिव माइंडसेट को हेल्दी लाइफ का इंपॉर्टेंट पार्ट माना जाता है। थर्ड है हेल्प्स पीपल मैनेज एंजाइटी एंड डिप्रेशन। मतलब साइकोलॉजिकल मॉडल एंजाइटी और डिप्रेशन जैसे मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम्स को समझने और मैनेज करने में भी हेल्प करता है। इस मॉडल की वजह से लोग अपनी इमोशनल प्रॉब्लम्स को बेटर हैंडल कर पाते हैं। फोर्थ है एनकरेजेस हेल्दी लाइफस्टाइल हैबिट्स। ये मॉडल जो है वो हेल्दी लाइफस्टाइल हैबिट्स को एनकरेज करता है। पॉजिटिव थिंकिंग, स्ट्रेस मैनेजमेंट और हेल्दी बिहेवियर के थ्रू लोग अपनी हेल्थ को इंप्रूव कर सकते हैं। अब आगे आपको लिखना है सोशियो कल्चरल मॉडल ऑफ हेल्थ। द सोशियो कल्चरल मॉडल ऑफ हेल्थ states that health is influenced by family, society, culture, education, economic condition, and social environment. According to this model, social conditions play an important role in health. मतलब सोशियो कल्चरल मॉडल के अकॉर्डिंग हेल्थ सिर्फ बॉडी या माइंड पर डिपेंड नहीं करती, बल्कि फैमिली, सोसाइटी, कल्चर, एजुकेशन और इकोनॉमिक कंडीशन भी हेल्थ को काफ़ी ज़्यादा अफेक्ट करते हैं। यानी जिस इन्वायरमेंट में कोई व्यक्ति रहता है उसकी जो हेल्थ है
उस पर उसका डायरेक्ट प्रभाव पड़ता है और इस मॉडल के हिसाब से सोशल कंडीशंस हेल्थ को मेंटेन करने में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। अब आपको इसके मेन फीचर्स लिखने हैं। सबसे पहला फोकसेस ऑन सोशल एंड कल्चरल इन्फ्लुएंसेस, मतलब सोशियो कल्चरल मॉडल सोशल और कल्चरल इन्फ्लुएंस पर फोकस करता है, यानी सोसाइटी और कल्चर की प्रैक्टिसेस हेल्थ को अफेक्ट कर सकती है। सेकेंड है कंसीडर्स फैमिली एंड कम्युनिटी इंपॉर्टेंट फॉर हेल्थ, मतलब ये मॉडल मानता है कि फैमिली और कम्युनिटी हेल्थ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। फैमिली सपोर्ट और अच्छा सोशल इन्वायरमेंट हेल्थ को इम्प्रूव कर सकता है। थर्ड है एम्फेसाइजेस द रोल ऑफ एजुकेशन इन इकोनॉमिक स्टेटस, मतलब एजुकेशन और इकोनॉमिक स्टेटस को भी हेल्थ के इम्पॉर्टेंट फैक्टर्स माना गया है। जितनी अच्छी एजुकेशन और इकोनॉमिक कंडीशन होगी उतना ही बेटर हेल्थ फैसिलिटीज और अवेयरनेस मिल पाएगी। फिफ्थ है स्टडीज द इफेक्ट ऑफ कल्चर एंड ट्रेडिशंस ऑन हेल्थ, मतलब ये मॉडल स्टडी करता है कि कल्चर और ट्रेडिशंस हेल्थ को कैसे इन्फ्लुएंस करते हैं। कई हेल्थ रिलेटेड हैबिट्स और बिलीव्स कल्चर से ही डेवलप होते हैं। फिफ्थ है हाईलाइट्स द इम्पोर्टेंस ऑफ सोशल सपोर्ट, मतलब सोशियो कल्चरल मॉडल सोशल सपोर्ट को बहुत इंपॉर्टेंट देता है। फैमिली, फ्रेंड्स और कम्युनिटी का जो सपोर्ट है वो डिफिकल्ट सिचुएशन में मेंटल और फिजिकल हेल्थ को बेटर बनाने में हेल्प करते हैं। अब आगे आपको लिखना है सिग्निफिकेंस ऑफ सोशियो कल्चरल मॉडल। पहला एक्सप्लेन्स द रोल ऑफ सोसाइटी एंड कल्चर इन हेल्थ, मतलब सोशियो कल्चरल मॉडल हमें समझाता है कि सोसाइटी और कल्चर हेल्थ को कैसे अफेक्ट करते हैं। हमारी डेली हैबिट्स, फूड हैबिट्स और लाइफ स्टाइल पर सोसाइटी और कल्चर के बहुत इफेक्ट होते हैं और इसीलिए हेल्थ को समझने के लिए सोशल और कल्चरल फैक्टर्स को इग्नोर नहीं किया जा सकता। सेकेंड है प्रमोट्स कम्युनिटी हेल्थ एंड सोशल सपोर्ट। ये मॉडल कम्युनिटी हेल्थ और सोशल सपोर्ट को प्रमोट करता है। जब फैमिली, फ्रेंड्स और सोसाइटी का सपोर्ट मिलता है तो लोग फिजिकली और मेंटली ज़्यादा हेल्दी रहते हैं। सोशल सपोर्ट डिफिकल्ट सिचुएशन में कॉन्फिडेंस और इमोशनल स्ट्रेंथ को भी देता है। थर्ड है ड्रॉज अटेंशन टू पॉवर्टी एंड इनइक्वालिटी, मतलब सोशियो कल्चरल मॉडल पॉवर्टी मतलब गरीबी और असमानता जैसे इश्यूज पर भी ध्यान देता है। गरीब इकोनॉमिक कंडीशन अगर होगी, गरीब नहीं मतलब पुअर, मतलब खराब इकोनॉमिक कंडीशन की वजह से कई लोग प्रॉपर न्यूट्रिशन और हेल्थ केयर फैसिलिटीज नहीं ले पाते, इसीलिए हेल्थ और सोशल इनइक्वालिटी का भी काफी क्लोज रिलेशनशिप होता है। फोर्थ है हेल्प्स इन प्लानिंग पब्लिक हेल्थ प्रोग्राम्स, मतलब ये मॉडल पब्लिक हेल्थ प्रोग्राम्स बनाने में भी हेल्प करता है। गवर्नमेंट और हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन सोसाइटी की नीड को समझकर बेटर हेल्थ पॉलिसीज और अवेयरनेस प्रोग्राम्स डेवलप कर सकते हैं। अब नेक्स्ट आपको लिखना है स्पिरिचुअल मॉडल ऑफ हेल्थ। द स्पिरिचुअल मॉडल ऑफ हेल्थ emphasizes faith, values, inner peace and purpose in life. It believes that spiritual well-being contributes to overall health and happiness. मतलब स्पिरिचुअल मॉडल हेल्थ को स्पिरिचुअलिटी के पर्सपेक्टिव से देखता है। ये मॉडल मानता है कि फेथ, मोरल वैल्यूज, इनर पीस और लाइफ का जो पर्पस है, लाइफ का पर्पस भी जो है वो हेल्थ को काफी इफेक्ट करता है। इसके अकॉर्डिंग स्पिरिचुअल वेलबींग इंसान को मेंटली स्ट्रांग और इमोशनली बैलेंस्ड बनाती है, जिससे ओवरऑल हेल्थ और हैप्पीनेस इंप्रूव होती है। इसके फीचर्स में आपको सबसे पहला पॉइंट लिखना है फोकसेस ऑन फेथ एंड स्पिरिचुअल बिलीव्स, मतलब स्पिरिचुअल मॉडल फेथ और स्पिरिचुअल बिलीव्स को इंपॉर्टेंस देता है। इसके अकॉर्डिंग स्पिरिचुअल वैल्यूज इंसान को पॉजिटिविटी और स्ट्रेंथ देती है। सेकेंड है एनकरेजेस इनर पीस एंड सेल्फ अवेयरनेस। ये मॉडल इनर पीस और सेल्फ अवेयरनेस को एनकरेज करता है। जब इंसान अपने आप को अच्छी तरह समझता है और मेंटली पीसफुल रहता है तो उसकी ओवरऑल वेलबींग इंप्रूव होती है। थर्ड है एम्फेसाइजेस पर्पस एंड मीनिंग इन लाइफ। स्पिरिचुअल मॉडल कहता है कि लाइफ में पर्पस और मीनिंग होना बहुत इंपॉर्टेंट है। जब इंसान को अपनी लाइफ का गोल और डायरेक्शन पता होता है तो वो ज्यादा मोटिवेटेड और सेटिस्फाइड फील करते हैं। फोर्थ है सपोर्ट्स प्रैक्टिसेस लाइक प्रेयर, मेडिटेशन एंड योगा। ये मॉडल प्रेयर, मेडिटेशन, योगा जैसी प्रैक्टिसेस को सपोर्ट करता है। ये एक्टिविटीज स्ट्रेस को कम करने और मेंटल पीस को बढ़ाने में हेल्प करता है। फिफ्थ है प्रमोट्स मोरल एंड एथिकल वैल्यूज। स्पिरिचुअल मॉडल मोरल और एथिकल वैल्यूज को भी इंपॉर्टेंस देता है। ऑनेस्टी, काइंडनेस और कंपैशन जैसी वैल्यूज एक हेल्दी और मीनिंगफुल लाइफ जीने में हेल्प करती है। अब आगे आपको इसका सिग्निफिकेंस लिखना है। पहला है प्रोवाइड्स मेंटल पीस एंड इमोशनल स्ट्रेंथ। स्पिरिचुअल मॉडल मेंटल पीस और इमोशनल स्ट्रेंथ प्रोवाइड कराता है। स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस डिफिकल्ट सिचुएशंस में भी इंसान को काम और पॉजिटिव बनाए रखने में मदद करता है। सेकेंड है हेल्प्स पीपल कॉप विद स्ट्रेस एंड डिफिकल्टीज। ये मॉडल जो है वो स्ट्रेस और लाइफ के डिफिकल्टीज को हैंडल करने में मदद करता है। स्पिरिचुअल बिलीफ कई लोगों को होप और कॉन्फिडेंस देता है। थर्ड है एनकरेजेस पॉजिटिव वैल्यूज एंड एटीट्यूड्स। स्पिरिचुअल मॉडल जो है वो पॉजिटिव वैल्यूज और पॉजिटिव एटीट्यूड को एनकरेज करता है। इससे मेंटल वेलबींग और सोशल रिलेशनशिप्स दोनों इंप्रूव होते हैं। फोर्थ है इंप्रूव्स ओवरऑल क्वालिटी ऑफ लाइफ। मतलब स्पिरिचुअल वेलबींग ओवरऑल क्वालिटी ऑफ लाइफ को इंप्रूव करती है। जब इंसान मेंटली पीसफुल और इमोशनली बैलेंस्ड होता है तो वो ज्यादा हैप्पी और सेटिस्फाइड फील करता है।
अब आप लोग यहाँ पर एक चार्ट देख पा रहे होगे। ये बेसिक कंपैरिजन है। जब कंपैरिजन पूछेगा तो आपको ये चार्ट बनाना इम्पोर्टेंट है, और अगर कंपैरिजन नहीं पूछता है तो चार्ट बनाना इम्पोर्टेंट नहीं है। तो अगर लिख दिया है कंपेयर कीजिए या फिर डिफरेंस लिखिए, तब ये चार्ट बनाना मस्ट है ताकि आप अच्छा मार्क्स ला सको। तो इस चार्ट में भी वही सारे पॉइंट्स लिखे हुए हैं जो मैं आपको समझाई हूँ। तो इस चार्ट को पढ़ लीजिएगा और एग्जाम में बनाना ये इम्पोर्टेंट है। और भी आप पॉइंट्स इसमें ऐड कर सकते हो खुद से। तो इसका आंसर भी कंप्लीट हो गया। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। तो क्वेश्चन है, व्हाट इज मेंटल हेल्थ, डिस्कस इट्स डेफिनेशन, कैरेक्टरिस्टिक्स एंड कंपोनेंट्स। तो आंसर में आपको इंट्रोडक्शन लिखना है। इंट्रोडक्शन में आपको लिखना है, मेंटल हेल्थ इज एन इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ ओवरऑल हेल्थ। अ पर्सन कैन नॉट बी completely healthy without good mental health. Mental health affects the way people think, feel, behave, and interact with others. It helps individuals cope with daily stress, make good decisions, and live a productive life. Therefore, maintaining good and mental health is essential for personal growth and well-being. मतलब जैसे फिजिकल हेल्थ इंपॉर्टेंट होता है, वैसे ही मेंटल हेल्थ भी इंपॉर्टेंट होता है। अगर किसी इंसान की बॉडी हेल्दी है लेकिन उसका माइंड स्ट्रेस, एंजाइटी या टेंशन से भरा हुआ है, तो उसे कम्प्लीटली हेल्दी नहीं कहा जा सकता। मेंटल हेल्थ हमारी थिंकिंग, फीलिंग्स, बिहेवियर और दूसरों के साथ रिलेशनशिप को बहुत ज़्यादा प्रभावित करता है। अच्छी मेंटल हेल्थ हमें डेली स्ट्रेस हैंडल करने, सही डिसीजंस लेने और सक्सेसफुल लाइफ जीने में हेल्प करती है। इसीलिए हैप्पी और बैलेंस्ड लाइफ के लिए गुड मेंटल हेल्थ बहुत ज़रूरी है। इसीलिए हैप्पी और बैलेंस्ड लाइफ के लिए गुड मेंटल हेल्थ जरूरी होते हैं। अब आगे आपको लिखना है डेफिनेशन ऑफ मेंटल हेल्थ। मेंटल हेल्थ refers to a state of well-being in which a person realizes his or her abilities, can cope with the normal stresses of life, and can work productively and can contribute to society. मेंटल हेल्थ का मतलब है ऐसी कंडीशन जिसमें इंसान अपनी एबिलिटीज को पहचान लेता है, लाइफ के नॉर्मल स्ट्रेस को हैंडल कर पाता है, अच्छे से काम कर पाता है और सोसाइटी के लिए भी यूजफुल बनता है। मतलब मेंटली हेल्दी पर्सन वो होता है जो अपनी लाइफ को बैलेंस के साथ जीता है और प्रॉब्लम्स आने पर भी टूट नहीं जाता। आगे लिखना है, अकॉर्डिंग टू द वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, मेंटल हेल्थ इज अ स्टेट ऑफ वेलबींग इन विच एन इंडिविजुअल रियलाइजेस हिज और हर own abilities, can cope with the normal stresses of life, can work productively and fruitfully, and is able to contribute to the community. मतलब WHO के अकॉर्डिंग मेंटल हेल्थ एक ऐसी स्टेट है जहां इंसान अपनी एबिलिटीज को समझता है, नॉर्मल स्ट्रेस को मैनेज करता है, प्रोडक्टिव तरीके से काम करता है और कम्युनिटी के लिए कंट्रीब्यूशन देता है। एग्जाम में WHO की डेफिनेशन आपको लिखना इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये एक इंपॉर्टेंट डेफिनेशन मानी जाती है। आगे लिखना है इन सिंपल वर्ड्स, मेंटल हेल्थ इज अ कंडीशन इन विच अ पर्सन थिंक्स क्लियरली, फील्स इमोशनली बैलेंस्ड, बिहेव्स एप्रोप्रिएटली एंड एडजस्ट वेल विद अदर्स। मतलब आसान लैंग्वेज में कहा जाए तो मेंटल हेल्थ का मतलब है कि इंसान क्लियरली सोच सके, इमोशनली बैलेंस्ड रहे, अच्छा बिहेवियर रखे और दूसरे लोगों के साथ भी अच्छा एडजस्टमेंट कर सके। अगर ये क्वालिटीज किसी पर्सन में है तो उसे मेंटली हेल्दी माना जाता है। अब आगे आपको लिखना है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ हेल्थ, मेंटल हेल्थ। तो सबसे पहला है इमोशनल स्टेबिलिटी। मेंटल हेल्थ की सबसे पहली कैरेक्टरिस्टिक्स है इमोशनल स्टेबिलिटी। मेंटली हेल्दी अगर पर्सन अपने इमोशंस जैसे एंगर, फियर और सैडनेस को कंट्रोल कर पाता है, मतलब अगर इंसान मेंटली अच्छा है तो फिर वो किसी भी तरीके की प्रॉब्लम्स को इजीली हैंडल कर लेता है, अच्छे से सोच पाता है। वो हर सिचुएशन में पैनिक नहीं करता बल्कि काम और बैलेंस रहने की कोशिश करता है। सेकंड है पॉजिटिव सेल्फ कॉन्सेप्ट। मतलब पॉजिटिव सेल्फ कॉन्सेप्ट का मतलब है कि इंसान को अपने ऊपर कॉन्फिडेंस होता है, वो अपनी स्ट्रेंथ्स को भी एक्सेप्ट करता है और वीकनेसेस को भी समझता है, यानी वो खुद को अननेसेसरीली अंडर एस्टिमेट नहीं करता। थर्ड है एबिलिटी टू कॉप विद स्ट्रेस। तो तीसरी कैरेक्टरिस्टिक्स है स्ट्रेस को हैंडल करने की एबिलिटी। मेंटल हेल्थ रिलेशनशिप्स को भी इम्प्रूव करती है। मेंटली हेल्दी पर्सन फैमिली, फ्रेंड्स और दूसरे लोगों के साथ अच्छे रिलेशनशिप्स मेंटेन कर पाते हैं। इससे ट्रस्ट और अंडरस्टैंडिंग भी बढ़ती है। थर्ड है इंक्रीजेस प्रोडक्टिविटी। जब माइंड हेल्दी होता है तो इंसान अपना काम ज़्यादा एफिशिएंटली से कर पाता है, उसकी प्रोडक्टिविटी बढ़ जाती है और वो अपना गोल्स को अचीव करने में ज़्यादा सक्सेसफुल होता है। फोर्थ है प्रमोट्स फिजिकल हेल्थ। मेंटल हेल्थ और फिजिकल हेल्थ एक दूसरे से कनेक्टेड होते हैं। अगर मेंटल हेल्थ अच्छी है तो स्ट्रेस कम होता है और बॉडी भी हेल्दी रहता है, इसीलिए गुड मेंटल हेल्थ ओवरऑल वेलबींग को इम्प्रूव करता है। फिफ्थ है इम्प्रूव क्वालिटी ऑफ लाइफ। गुड मेंटल हेल्थ लाइफ की क्वालिटी को इम्प्रूव करता है। मेंटली हेल्दी पर्सन लाइफ को एंजॉय करता है, अपने गोल्स को अचीव करने की कोशिश करता है और अपनी लाइफ से ज़्यादा सेटिस्फाइड रहता है।
अब आपको कंक्लूजन लिखना है। मेंटल हेल्थ इज अ स्टेट ऑफ इमोशनल, साइकोलॉजिकल एंड सोशल वेलबींग that enables individuals to think clearly, manage emotions, cope with stress, and maintain healthy relationships. Its important characteristics include emotional stability, self confidence, adaptability, positive thinking, and social adjustment. The major components of mental health are emotional, cognitive, behavioral, social, and spiritual components. Therefore, good mental health is essential for a happy, successful, and balanced life. मतलब कंक्लूजन में हम कह सकते हैं कि मेंटल हेल्थ इमोशनल, साइकोलॉजिकल और सोशल वेलबींग की एक स्टेट है। अच्छी मेंटल हेल्थ की वजह से इंसान क्लियरली सोच पाता है, अपनी इमोशंस को कंट्रोल कर पाता है, स्ट्रेस को हैंडल कर पाता है और दूसरे लोगों के साथ हेल्दी रिलेशनशिप्स बना पाता है। मेंटल हेल्थ की इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स हैं इमोशनल स्टेबिलिटी, सेल्फ कॉन्फिडेंस, अडेप्टेबिलिटी और पॉजिटिव थिंकिंग। इसके मेजर कंपोनेंट्स हैं इमोशनल, कॉग्निटिव, बिहेवियरल, सोशल और स्पिरिचुअल कंपोनेंट्स। इसीलिए एक हैप्पी, सक्सेसफुल और बैलेंस्ड लाइफ के लिए गुड मेंटल हेल्थ बहुत जरूरी है। तो इसका आंसर भी कंप्लीट हो गया। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। तो क्वेश्चन है, डिस्कस द कॉन्सेप्ट ऑफ गुड हेल्थ एंड एक्सप्लेन डिफरेंट वेज ऑफ मेंटेनिंग हेल्थ। तो दोस्तों, हेल्थ हमारी लाइफ की सबसे इंपॉर्टेंट चीजों में से एक है। अगर इंसान हेल्दी है तो वो अच्छे से पढ़ सकता है, काम कर सकता है और लाइफ को एंजॉय कर सकता है। लेकिन हेल्थ का मतलब सिर्फ डिजीज ना होना नहीं होता। हेल्थ का मतलब है फिजिकली फिट, मेंटली स्ट्रांग, सोशली एडजस्टेड और स्पिरिचुअली पीसफुल होना। इसीलिए अच्छी हेल्थ के बिना हैप्पी और सक्सेसफुल लाइफ पॉसिबल नहीं है। तो इंट्रोडक्शन में आपको लिखना है, हेल्थ इज वन ऑफ द मोस्ट वैल्यूएबल एसेट्स ऑफ ह्यूमन लाइफ। अ हेल्दी पर्सन कैन वर्क एफिशिएंटली, स्टडी प्रॉपरली एंड एंजॉय लाइफ। Health is not only the absence of disease but also a state of complete physical, mental, social and spiritual well-being. Therefore, maintaining good health is essential for leading a happy and productive life. आगे आपको लिखना है कॉन्सेप्ट ऑफ गुड लाइफ। तो गुड हेल्थ का मतलब होता है ऐसी कंडीशन, गुड हेल्थ है ना, गुड हेल्थ का मतलब होता है ऐसी कंडीशन जिसमें इंसान फिजिकली फिट हो, मेंटली बैलेंस्ड हो, सोसाइटी में अच्छा एडजस्टमेंट कर सके और अंदर से सेटिस्फाइड फील कर सके। ऐसा पर्सन डेली काम आसानी से कर पाता है, उसके पास एनर्जी होती है और वो लाइफ की प्रॉब्लम्स का भी अच्छे से सामना कर पाता है। अब आगे एक WHO का डेफिनेशन है जो आपको लिखना जरूरी है। अकॉर्डिंग टू द वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन WHO, हेल्थ इज अ स्टेट ऑफ कंप्लीट फिजिकल, मेंटल एंड सोशल वेलबींग एंड नॉट मेयरली द एब्सेंस ऑफ डिजीज और इन्फर्मिटी। तो WHO के अकॉर्डिंग हेल्थ का मतलब सिर्फ डिजीज फ्री होना नहीं है। हेल्थ एक ऐसा स्टेट है जहां फिजिकल, मेंटल और सोशल वेलबींग तीनों प्रेजेंट हो। ये डेफिनेशन एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट आपको लिखना है। आगे है एस्पेक्ट्स ऑफ गुड हेल्थ। तो सबसे पहला है फिजिकल वेलबींग। फिजिकल वेलबींग का मतलब होता है बॉडी हेल्दी हो, बॉडी के ऑर्गन्स प्रॉपरली काम कर रहे हो और कोई सीरियस इलनेस ना हो, यानी शारीरिक रूप से फिट रहना। सेकेंड है मेंटल वेलबींग। मेंटल वेलबींग का मतलब होता है इमोशनली स्टेबल रहना, सेल्फ कॉन्फिडेंस रहना और स्ट्रेस को कंट्रोल कर पाना। मेंटली हेल्दी पर्सन लाइफ की चैलेंजेस को बेटर हैंडल कर पाता है। थर्ड है सोशल वेलबींग। सोशल वेलबींग का मतलब है फैमिली, फ्रेंड्स और सोसाइटी के साथ अच्छे रिलेशनशिप मेंटेन करना। जो इंसान दूसरों के साथ मिलजुल कर रहता है उसकी सोशल हेल्थ अच्छी मानी जाती है। फोर्थ है स्पिरिचुअल वेलबींग। स्पिरिचुअल वेलबींग का मतलब होता है इनर पीस, पॉजिटिव वैल्यूज और लाइफ में पर्पस होना। जब इंसान को लाइफ का डायरेक्शन और मीनिंग समझ आता है तो वो ज्यादा सेटिस्फाइड फील करते हैं। अब आगे आपको लिखना है डिफरेंट वेज ऑफ मेंटेनिंग गुड हेल्थ। सबसे पहले ईटिंग अ बैलेंस डाइट। गुड हेल्थ मेंटेन करने का सबसे पहला तरीका होता है बैलेंस डाइट लेना। बैलेंस डाइट का मतलब है ऐसा फूड जिसमें बॉडी को जरूरी न्यूट्रिएंट्स मिले। फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, मिल्क, पल्सेस और ग्रेन्स खाने से बॉडी हेल्दी रहती है और डिजीज का रिस्क कम होता है। और हेल्दी बॉडी के लिए हेल्दी फूड बहुत इंपॉर्टेंट होता है। सेकेंड है रेगुलर फिजिकल एक्सरसाइज। हेल्थ मेंटेन करने का दूसरा बेहतर तरीका होता है रेगुलर एक्सरसाइज करना। एक्सरसाइज बॉडी को फिट और एक्टिव रखता है। वॉकिंग, जॉगिंग, साइकिलिंग और योगा जैसी एक्टिविटीज मसल्स को स्ट्रांग बनाते हैं और ओवरऑल फिटनेस इंप्रूव करते हैं। इसीलिए डेली थोड़ा एक्सरसाइज करना हेल्थ के लिए काफी बेनिफिशियल हो सकता है। तीसरा है गेटिंग एडिक्वेट स्लीप। प्रॉपर स्लीप भी बहुत अच्छा हेल्थ के लिए इम्पॉर्टेंट होता है। जब हम अच्छी नींद लेते हैं तो बॉडी को रेस्ट मिलता है और माइंड भी फ्रेश रहता है। प्रॉपर स्लीप कंसंट्रेशन, मेमोरी और लर्निंग एबिलिटी को भी इम्प्रूव करती है। इसीलिए लेट नाइट जगने की हैबिट हेल्थ को अफेक्ट कर सकती है। अब फोर्थ है मेंटेनिंग पर्सनल हाइजीन। पर्सनल हाइजीन का मतलब है अपने शरीर और आसपास की सफाई का ध्यान रखना। रोज नहाना, हाथ धोना, दांत साफ करना, मीन्स ब्रश करना, क्लीन क्लोथ्स पहनना डिजीज से बचने में हेल्प करते हैं।
गुड हाइजीन इन्फेक्शन और जर्म्स को स्प्रेड होने से रोकता है। फिफ्थ है मैनेजिंग स्ट्रेस। ज़्यादा स्ट्रेस हेल्थ के लिए हार्मफुल होता है। स्ट्रेस का इफेक्ट बॉडी और माइंड दोनों पर पड़ता है, इसीलिए स्ट्रेस को मैनेज करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। मेडिटेशन, योगा, रिलैक्सेशन टेक्निक्स और पॉजिटिव थिंकिंग स्ट्रेस को कम करने में हेल्प करती है और ओवरऑल वेलबींग को भी इम्प्रूव करती है। सिक्स है ड्रिंकिंग सेफ एंड क्लीन वाटर। हेल्थ मेंटेन करने के लिए साफ और क्लीन पानी पीना जरूरी है। हमारे बॉडी का हिस्सा जो है वो वाटर से बना होता है, पूरा नहीं, मतलब बॉडी का एक बहुत बड़ा हिस्सा वाटर से बना होता है, शायद 70% है इसका परसेंटेज टर्म्स में कहें तो। और बॉडी के प्रॉपर फंक्शनिंग के लिए पानी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। साफ पानी पीने से वाटर बॉर्न डिजीज जो है जैसे कॉलेरा और टाइफॉइड ये सब से भी बचाव होता है। आगे सेवेंथ में अवॉइडिंग हार्मफुल हैबिट्स। अच्छा हेल्थ के लिए हार्मफुल हैबिट से दूर रहना इंपॉर्टेंट है। स्मोकिंग, अल्कोहल और ड्रग्स बॉडी को नुकसान पहुंचाते हैं और कई सीरियस डिजीज का रीजन भी बन सकते हैं, इसलिए हेल्दी लाइफ जीने के लिए बुरी आदतों से बचना चाहिए। 8 है रेगुलर मेडिकल चेकअप्स। मतलब रेगुलर हेल्थ चेकअप्स कराना बहुत इंपॉर्टेंट होता है अगर हेल्दी लाइफ मेंटेन करना हो तो। इससे डिजीज का पता शुरुआती स्टेज में ही चल जाता है और ट्रीटमेंट जल्दी शुरू हो सकता है। अर्ली डिटेक्शन से हेल्थ को बेटर मेंटेन किया जा सकता है। 9 है मेंटेनिंग हेल्दी रिलेशनशिप्स। हेल्दी रिलेशनशिप्स भी हेल्थ के लिए इंपॉर्टेंट होते हैं। फैमिली और फ्रेंड्स का सपोर्ट मिलने से स्ट्रेस कम होता है और मेंटल हेल्थ बेटर रहता है। जो लोग अच्छे रिलेशनशिप्स मेंटेन करते हैं वो जनरली ज़्यादा खुश और इमोशनली स्ट्रांग होते हैं। 10th है प्रैक्टिसिंग योगा एंड मेडिटेशन। योगा और मेडिटेशन बॉडी और माइंड दोनों के लिए फायदेमंद होते हैं। योगा फिजिकल फिटनेस इंप्रूव करता है जबकि मेडिटेशन मेंटल पीस और कंसंट्रेशन बढ़ाती है, इसीलिए आजकल डॉक्टर्स भी योगा और मेडिटेशन को रिकमेंड करते हैं। 11th है कीपिंग द इन्वायरमेंट क्लीन। क्लीन इन्वायरमेंट भी गुड हेल्थ के लिए काफी इंपॉर्टेंट होता है। अगर आसपास साफ सफाई रहेगी तो जर्म्स और इन्फेक्शन कम फैलेंगे, इसीलिए घर, स्कूल और सराउंडिंग्स को क्लीन रखना हेल्थ मेंटेन करने का इंपॉर्टेंट पार्ट है। 12 है डेवलपिंग पॉजिटिव थिंकिंग। पॉजिटिव थिंकिंग हेल्थ पर बहुत अच्छा इफेक्ट डालती है। पॉजिटिव एटीट्यूड रखने से स्ट्रेस कम होता है और प्रॉब्लम्स को हैंडल करना आसान हो जाता है, इसीलिए लाइफ में पॉजिटिव सोच डेवलप करना मेंटल हेल्थ के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। अब आगे आपको लिखना है इंपॉर्टेंस ऑफ मेंटेनिंग गुड हेल्थ। मतलब अच्छा हेल्थ मेंटेन करने का क्या महत्व है। तो सबसे पहला इंक्रीजेस एनर्जी एंड एफिशिएंसी। मतलब अगर अच्छा हेल्थ का सबसे पहला बेनिफिट है कि एनर्जी और एफिशिएंसी बढ़ती है। हेल्दी पर्सन अपने डेली काम ज़्यादा अच्छे और एक्टिव तरीके से कर पाता है, उसे जल्दी थकान नहीं होती है उसे जल्दी से। मतलब सेकेंड है प्रिवेंट्स डिजीज। हेल्दी हैबिट्स अपनाने से बहुत सारे बीमारियों और इन्फेक्शंस का रिस्क कम हो जाता है, इसीलिए प्रिवेंशन के लिए हेल्दी लाइफस्टाइल फॉलो करना इंपॉर्टेंट होता है। थर्ड है इम्प्रूव्स मेंटल वेलबींग। गुड हेल्थ का एक इम्पॉर्टेंट बेनिफिट ये है कि मेंटल वेलबींग को इम्प्रूव करती है। जब बॉडी हेल्दी होता है और लाइफस्टाइल अच्छा होता है तो स्ट्रेस, एंजाइटी और इमोशनल प्रॉब्लम्स भी कम हो जाते हैं। इससे माइंड ज़्यादा काम और पॉजिटिव रहता है। फोर्थ है एनहांसेस क्वालिटी ऑफ लाइफ। मतलब अगर अच्छी हेल्थ होगी तो लाइफ की क्वालिटी भी इम्प्रूव होगी। हेल्दी पर्सन ज़्यादा एनर्जेटिक रहता है, लाइफ को एंजॉय करता है और अपने गोल्स को अचीव करने के लिए बेटर एफर्ट्स कर पाता है और इसीलिए हेल्थ को रियल वेल्थ भी कहा जाता है। फिफ्थ है इंक्रीजेस लाइफ एक्सपेक्टेंसी। जो लोग हेल्दी हैबिट्स फॉलो करते हैं उनकी लाइफ जनरली लंबी और हेल्दी होती है। बैलेंस डाइट, एक्सरसाइज और प्रॉपर लाइफस्टाइल डिजीज का रिस्क कम करते हैं और लाइफ एक्सपेक्टेंसी को बढ़ाने में हेल्प करते हैं। अब आपको कंक्लूजन लिखना है, तो कंक्लूजन में हम कह सकते हैं कि गुड हेल्थ सिर्फ डिजीज फ्री होने का नाम नहीं है। इसका मतलब है फिजिकली फिट, मेंटली फिट, सोशली एडजस्टेड और स्पिरिचुअली पीसफुल होना। गुड हेल्थ की वजह से इंसान प्रोडक्टिव और हैप्पी लाइफ जी सकते हैं, मतलब हैप्पी लाइफ जी पाते हैं। अच्छी हेल्थ को मेंटेन करने के लिए बैलेंस डाइट, रेगुलर एक्सरसाइज, प्रॉपर स्लीप, हाइजीन, स्ट्रेस मैनेजमेंट, हेल्दी रिलेशनशिप्स और पॉजिटिव थिंकिंग बहुत ज़रूरी है। इसीलिए हर इंसान को हेल्दी हैबिट्स अपनानी चाहिए ताकि वो पूरी लाइफ हेल्दी रह सके। तो इसका आंसर कंप्लीट हो गया। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन है एक्सप्लेन द फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग मेंटल हेल्थ एंड टेक्निक्स फॉर प्रमोटिंग मेंटल हेल्थ। तो अभी तक हम लोग मेंटल हेल्थ को ही पढ़ते आ रहे हैं, तो आई डोंट थिंक कि मुझे ये क्वेश्चन को दोबारा समझाना चाहिए, बट आंसर आपको पढ़ लेना है। मैं आपको आंसर दिखा रही हूँ, आंसर आपको पढ़ लेना है, ठीक है। मतलब छोड़ नहीं देना है कि मतलब मैं नहीं पढ़ रही हूँ तो फिर आप लोग भी नहीं पढ़ो, ऐसा नहीं करना है। मैं समझा देती हूँ एक बार। तो मेंटल हेल्थ हमारे सोचने, फील करने और बिहेव करने के तरीके को अफेक्ट करती है।
मतलब मेंटल हेल्थ हमारी ओवरऑल हेल्थ का इम्पोर्टेंट पार्ट है। ये डिसाइड करती है कि हम कैसे सोचते हैं, कैसे फील करते हैं, कैसे डेली लाइफ की सिचुएशंस को हैंडल करते हैं और अच्छी मेंटल हेल्थ से व्यक्ति खुश, कॉन्फिडेंट और प्रोडक्टिव रहता है। उसके बाद आपको लिखना है फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग मेंटल हेल्थ। सबसे पहला है बायोलॉजिकल फैक्टर्स। जीन्स, हार्मोन्स और ब्रेन फंक्शनिंग मेंटल हेल्थ को अफेक्ट करते हैं। कुछ मेंटल प्रॉब्लम्स फैमिली से भी इनहेरिट हो सकती है। सेकंड है फिजिकल हेल्थ। अगर बॉडी हेल्दी है ना तो माइंड भी हेल्दी होगा। अगर आप बेकार डाइट लेते हो, लैक ऑफ स्लीप करते हो, रात को सोते नहीं हो, तो ये सब जो है ना वो मेंटल हेल्थ को निगेटिवली अफेक्ट करते हैं, मतलब खराब तरीके से। फिर है फैमिली इन्वायरमेंट, किस तरीके से, जैसे सपोर्टिव और अगर केयरिंग फैमिली होगी तो आपकी जो इमोशनल सिक्योरिटी वो बढ़ जाती है। लेकिन अगर फैमिली में झगड़े होंगे, स्ट्रेस होगा, एंजाइटी, इस सबसे बढ़ते हैं। सोशल रिलेशनशिप्स, फ्रेंड और अगर सोसाइटी का सपोर्ट जो है अगर वो मिल जाए, जो मेंटल वेलबींग है वो भी इम्प्रूव होता है। और अगर आप अकेले रहते हो, आइसोलेशन मतलब अकेले रहते हो, लोनलीनेस फील करते हो, तो ये सबसे डिप्रेशन बढ़ सकता है। वही सब है, एक्सरसाइज करो, स्पिरिचुअल बिलीफ रखो, लाइफस्टाइल हैबिट को ठीक करो, इकोनॉमिक कंडीशन वगैरह, स्ट्रेस और लाइफ इवेंट्स। फिर टेक्निक्स क्या है प्रमोटिंग हेल्थ करने का, मेंटल हेल्थ को प्रमोट करने का, तो हेल्दी लाइफस्टाइल, स्ट्रेस मैनेजमेंट, पॉजिटिव थिंकिंग, हेल्दी रिलेशनशिप्स, टाइम मैनेजमेंट, रिक्रिएशनल एक्टिविटीज, प्रोफेशनल हेल्प, सेल्फ कॉन्फिडेंस एंड सेल्फ केयर। फिर आपको कंक्लूजन लिखना है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है एक्सप्लेन साइकोलॉजिकल लिंकेज ऑफ हार्ट डिजीज एंड डायबिटीज। तो ये जो क्वेश्चन नंबर 9, 10, 11 है, इसको 12 में हम लोग एक ही बार देख लेते हैं। 9, 10, 11 का आंसर मैं आपको दिखा रही हूँ, ये देखिए। इसका आंसर आप लोग पढ़ लीजिएगा। अभी मैं आपको समझाऊंगी, जब क्वेश्चन नंबर 12 को पढ़ाऊंगी ना तो अच्छे से समझ आ जाएगा आपको, तो ऐसा कोई टेंशन नहीं लेना है, ठीक है। वही आंसर लिखा हुआ है, बस अलग अलग क्वेश्चन ना, जिसे इसमें एक ही पार्ट है तो इसी को ज़्यादा लिखा हुआ है। मैं समझा दूंगी ना तो आपको ये सारा कुछ ईजिली समझ आ जाएगा। अगर इसकी स्पीड आपको ज़्यादा लगती है ना कि बहुत जल्दी से ये सब पास हो जा रहा है, तो आप वीडियो में जो स्पीड दिया रहता है उसको थोड़ा स्लो करके और फिर रीड कर सकते हो। ये जो हेल्थ साइकोलॉजी है ना, कोई इतना भी हार्ड टॉपिक नहीं है, हाँ बट इम्पॉर्टेंट बहुत है, क्योंकि इससे आपका डेली लाइफ जो है वो इम्प्रूव होता है, ओवरऑल लाइफ इम्प्रूव होता है, आप एक बेहतर इंसान बनते हो, आपकी हेल्थ अच्छी होती है, आपका मेंटल हेल्थ अच्छा होता है, आप काफ़ी ज़्यादा एक्सपीरियंस गेन कर पाते हो, खुश रहते हो ज़्यादा, है ना, अच्छी अच्छी फीलिंग्स आती है आप में, आप परेशान नहीं रहते हो, चिड़चिड़े नहीं रहते हो, आप में क्रिएटिविटी बढ़ती रहती है। तो बस यही सारा कुछ है। एग्ज़ाम में आपको टेंशन लेकर बिल्कुल नहीं बैठना है। अगर ये पेपर आप नहीं भी पढ़ते ना, तो भी आंसर लिख लेते एग्ज़ाम में। लेकिन अगर पढ़ रहे हो, तो और अच्छा आंसर लिखोगे। एग्ज़ाम में मैं हमेशा आप लोगों को बोलती हूँ, छोटा आंसर लिखने की गलती मत कीजिए। 15 मार्क्स का क्वेश्चन आता है, कम से कम 4 पेज। 4 पेज बहुत इंपॉर्टेंट है। हर आंसर का 15-15 मार्क्स का आपको 4 पेज कम से कम लिखना ही लिखना है। तो पॉइंट्स को बढ़ा सकते हो, सोच सकते हो, डेली लाइफ से इसको कनेक्ट कर सकते हो, आसपास का इन्वायरमेंट से कनेक्ट कर सकते हो, और मैं जो आंसर दे रही हूँ ना उससे भी अच्छा आंसर आप खुद से लिख सकते हो। आप आपकी सोच थोड़ा क्रिएटिव होगी, आप नए आइडियाज़ लाओगे। ये सारा क्रिएटिविटी आपको एग्ज़ाम में खुद दिखेगा। जब मेंटल प्रेशर पड़ता है ना, तो एग्ज़ाम में आंसर्स खुद आने लगते हैं, आप फ़ील भी किए होंगे। मतलब 3 घंटे का एग्ज़ाम है और वो 3 घंटे का प्रेशर आपसे अच्छा आंसर लिखवा देता है। बस आपको करना क्या होता है ना, लेकिन पॉइंट्स भी बहुत ऐसा नहीं कि जल्दी-जल्दी आएगा, लेकिन आपको ऑब्ज़र्व करना है, आपको थोड़ा सोचना है, माइंड को थोड़ा दूर लेकर जाना है, सिर्फ़ अपने तक नहीं रखना है, सोसाइटी को देखना है, आस-पास का क्लासरूम को देखना है, ऑब्ज़र्व करना है, फिर आपको इमेजिनेशन में सोसाइटी को देखना है, फिर इमेजिनेशन में वर्ल्ड को देखना है, किस तरीके से क्या होता है, क्यों हैप्पीनेस इंडेक्स निकाला जाता है ना? ये सारा कुछ थोड़ा-सा ऑब्ज़र्व करना है, थोड़ा-सा सीखना है, तो धीरे-धीरे आप बहुत अच्छा आंसर लिख सकते हो और इससे आपकी जो लॉजिकल थिंकिंग है, क्रिटिकल थिंकिंग है, वो सारा इम्प्रूव होता है। ये वीडियो बनाने का पर्पस ये नहीं है कि मैं आप लोगों को आंसर प्रोवाइड करा रही हूँ तो ही आप अच्छा मार्क्स लाओगे, ऐसा कुछ नहीं है। अगर मैं प्रोवाइड ना भी कराऊँ, तब भी आप एग्ज़ाम में आंसर लिख लोगे, ये तो गारंटीड है। तो मेरा पर्पस है क्या? थोड़ा-सा आपको जो टॉपिक्स हैं आपके लिए वो आसान बना देना। थोड़ा-सा अगर आप सुन लोगे तो ईज़िली याद रहेगा, पॉइंट्स याद रहेंगे, आप ईज़िली पढ़कर समझ जाओगे और जब सुनते हो ना तो फिर दिमाग में बैठा रहता है और वो एग्ज़ाम में दिखाई देता है।
ऐसे तो लगे आपको कुछ समझ नहीं आया, लेकिन एग्जाम में आपको याद आता है, फिर आप उसको रिलेट करते हो और फिर आप आंसर लिख लेते हो। तो मेरा मोटिव है कि आप आंसर को पढ़ो, और आंसर तो खुद से भी लिख सकते हो, बिना पढ़े लिख सकते हो, लेकिन जब पढ़ लोगे तो अच्छा आंसर लिखोगे और मार्क्स इंप्रूव होगा इससे। तो मेरे वीडियो से आपका मार्क्स इंप्रूव होगा, है ना? क्योंकि आंसर तो आप लोग लिख ही सकते हो, इतने मैच्योर हो, ग्रेजुएट स्टूडेंट हो, मतलब ग्रेजुएट नहीं हुए हो, मतलब अभी हो उस जर्नी में हो। तो जो बच्चे सोचते रहते हैं मुझे कुछ नहीं आता, ये सब सोचना नहीं है। कैसे होगा, कैसे लिखोगे, आप लिख लोगे। मतलब इतना तो मैं बोल सकती हूँ, आप लिख लोगे। हर स्टूडेंट लिख लेता है, आप इतने साल से पढ़ रहे हो ना। ऑब्जर्वेशन का बात है इस सिलेबस में, और कुछ भी नहीं है। और इस सिलेबस में क्या, वीवीयू के बहुत सारे सिलेबस में सिर्फ ऑब्जर्वेशन है। आप बहुत अच्छा आंसर, लेकिन बस शर्त है कि लिखने का टेक्निक आना चाहिए आपको। लिख तो सब लोग देते हैं ना, लेकिन सबको उतना मार्क्स नहीं मिलता है। इसमें टेक्निक काम आता है। आप किस तरीके से कॉपी प्रेजेंट कर रहे हो 3 घंटे में, बस उतना ही डिफरेंस क्रिएट कर देता है आपके मार्क्स में। कॉपी को सजाकर सुंदर से पॉइंट्स को अंडरलाइन करके अच्छे से अगर लिखोगे, प्रॉपर 4 पेज 4.5 पेज ले जाओगे, अच्छे से सोच कर बहुत बेहतर तरीके से अगर लिख देते हो। थोड़ा क्रिटिकल थिंकिंग को बढ़ाना है, थोड़ा सा क्रिएटिव थिंकिंग लाना है, थोड़ा सोचना है। तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट भी है और लास्ट क्वेश्चन भी है। तो क्वेश्चन है, एक्सप्लेन द साइकोलॉजिकल लिंकेज टू इल हेल्थ विद रेफरेंस टू हार्ट डिजीज, डायबिटीज, एड्स एंड कोविड-19। तो आंसर में आपको इंट्रोडक्शन लिखना है। हेल्थ इज इन्फ्लुएंस्ड नॉट ओनली बाय बायोलॉजिकल फैक्टर्स but also with psychological factors. Thoughts, emotions, attitudes, stress, anxiety, and behavior can affect both physical and mental health. The relationship between psychological factors and illness is known as the psychological linkage to ill health. Many diseases such as heart disease, diabetes, AIDS, and COVID-19 are closely connected with psychological factors. These factors can increase the risk of illness and affect recovery. तो हेल्थ सिर्फ बायोलॉजिकल फैक्टर से अफेक्ट नहीं होती है, बल्कि साइकोलॉजिकल फैक्टर से भी हेल्थ जो है वो काफ़ी ज़्यादा प्रभाव पड़ता है इसकी वजह से। जैसे हमारी थॉट्स, इमोशंस, स्ट्रेस, एंजाइटी और जो बिहेवियर होता है वो फिजिकल और मेंटल हेल्थ दोनों को प्रभावित करती है। साइकोलॉजिकल लिंकेज टू इल हेल्थ का मतलब होता है साइकोलॉजिकल फैक्टर्स डिजीज के होने, बढ़ने और रिकवरी पर प्रभाव डालते हैं। हार्ट डिजीज, डायबिटीज, एड्स और कोविड-19 जैसे बीमारी जो थे वो साइकोलॉजिकली फैक्टर्स का इम्पोर्टेंट रोल होता है। मतलब इनमें जो है वो साइकोलॉजिकल फैक्टर्स का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। हार्ट डिजीज में, डायबिटीज में, एड्स में और कोविड-19 में। कोविड-19 में किस तरीके से होता है वो आप लोगों ने फील भी किया होगा। आगे आपको लिखना है मीनिंग ऑफ साइकोलॉजिकल लिंकेज टू इल हेल्थ। Psychological linkage to ill health refers to the influence of stress, anxiety, depression, fear, emotions, and unhealthy behaviors on the development, progression, and management of disease. तो साइकोलॉजिकल लिंकेज टू इल हेल्थ का मतलब है स्ट्रेस, एंजाइटी, डिप्रेशन, फियर और अनहेल्दी हैबिट्स का डिजीज पर इफेक्ट, मतलब बीमारियों पर प्रभाव। ये फैक्टर्स डिजीज को डेवलप कर सकते हैं, डिजीज को और सीरियस बना सकते हैं और ट्रीटमेंट को भी काफी प्रभावित कर सकते हैं। जैसे अगर एग्जाम्पल से समझें तो अगर कोई व्यक्ति हमेशा स्ट्रेस में रहता है तो उसे हाई ब्लड प्रेशर, हार्ट प्रॉब्लम्स या फिर इम्यूनिटी वीक होने की प्रॉब्लम हो सकती है। इसी तरह जब कोई व्यक्ति बीमार होता है तो उसमें एंजाइटी और डिप्रेशन भी डेवलप हो सकता है, यानी माइंड और बॉडी एक दूसरे को प्रभावित करते हैं। तो लिखा है, फॉर एग्जाम्पल, अ पर्सन अंडर कंटिन्यूअस स्ट्रेस may develop high blood pressure, heart problems, or poor immunity. Similarly, illness can also create psychological problems such as anxiety and depression. आगे आपको लिखना है psychological linkage of heart disease. Heart disease is strongly influenced by psychological factors. मतलब हार्ट डिजीज में सबसे इंपॉर्टेंट साइकोलॉजिकल फैक्टर्स है स्ट्रेस। अगर स्ट्रेस बहुत दिनों तक रहे ना तो ब्लड प्रेशर और हार्ट रेट दोनों बढ़ जाते हैं। इससे हार्ट डिजीज का रिस्क भी बहुत ज़्यादा हाईली हो जाता है, मतलब बढ़ जाता है। तो वही लिखा है स्ट्रेस में, लॉन्ग टर्म स्ट्रेस इंक्रीजेस ब्लड प्रेशर एंड हार्ट रेट विच में इंक्रीज द रिस्क ऑफ हार्ट डिजीज। सेकेंड है एंजाइटी। अगर लगातार आपको एंजाइटी रहे, लगातार आप सोच में रहते हो, टेंशन रहते हो, ये सब नहीं करना है। तो लिखा है, कॉन्स्टेंट वरी एंड एंजाइटी कैन नेगेटिवली अफेक्ट कार्डियोवास्कुलर हेल्थ एंड इंक्रीज द चांसेस ऑफ हार्ट रिलेटेड प्रॉब्लम्स। ज़्यादा एंजाइटी और हर वक्त टेंशन लेने की हैबिट जो है वो हार्ट हेल्थ को अफेक्ट करती है। कॉन्स्टेंटली परेशान रहना, इसके वजह से हार्ट पर काफ़ी प्रेशर बढ़ता है
और हार्ट रिलेटेड प्रॉब्लम्स होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। थर्ड है डिप्रेशन। डिप्रेशन रिड्यूसेस मोटिवेशन टू एक्सरसाइज, फॉलो अ हेल्दी डाइट एंड टेक मेडिसिन रेगुलरली। मतलब डिप्रेशन की वजह से पर्सन एक्सरसाइज करना, हेल्दी फूड खाना और मेडिसिन टाइम पर लेना इग्नोर कर सकते हैं। इससे हार्ट डिजीज को कंट्रोल करना और भी डिफिकल्ट हो जाता है। फोर है एंगर और हॉस्पिटैलिटी। फ्रीक्वेंट एंगर एंड एग्रेसिव बिहेवियर कैन इंक्रीज ब्लड प्रेशर एंड कंट्रीब्यूट टू हार्ट डिजीज। जो लोग बहुत ज़्यादा गुस्सा करते हैं या अग्रेसिव नेचर के होते हैं, उनका ब्लड प्रेशर ज़्यादा रह सकता है। ये हैबिट हार्ट डिजीज के रिस्क को बढ़ा सकता है। फिफ्थ है अनहेल्दी हैबिट्स। स्ट्रेस ऑफन लीड्स टू स्मोकिंग, alcohol consumption, overeating, and physical inactivity, which are major risk factors for heart disease. तो स्ट्रेस की वजह से कई लोग स्मोकिंग, अल्कोहल, ओवर ईटिंग या एक्सरसाइज अवॉइड करने लगते हैं। ये सब अनहेल्दी हैबिट्स हार्ट डिजीज के मेजर रिस्क फैक्टर माने जाते हैं। अब आगे आपको लिखना है साइकोलॉजिकल लिंकेज ऑफ डायबिटीज। साइकोलॉजिकल फैक्टर्स ऑल्सो प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल इन डायबिटीज। पहला है स्ट्रेस एंड ब्लड शुगर। स्ट्रेस हॉर्मोन्स increase blood sugar levels and make diabetes difficult to control। तो डायबिटीज और स्ट्रेस का बहुत क्लोज कनेक्शन होता है। जब कोई पर्सन ज़्यादा स्ट्रेस लेता है तो बॉडी में स्ट्रेस हार्मोन्स रिलीज होते हैं जो ब्लड शुगर लेवल को बढ़ा देते हैं। इसी वजह से डायबिटीज को कंट्रोल करना मुश्किल हो जाता है। इसीलिए डायबिटीज पेशेंट्स को स्ट्रेस मैनेजमेंट की एडवाइस दी जाती है। सेकेंड है एंजाइटी। एंजाइटी की वजह से पर्सन अपनी हेल्थ का प्रॉपर ध्यान नहीं रख पाता। कई बार लोग टेंशन में हेल्दी डाइट फॉलो नहीं करते, एक्सरसाइज छोड़ देते हैं या फिर मेडिसिन टाइम पर नहीं लेते। इससे डायबिटीज और भी ज़्यादा बढ़ सकती है। थर्ड है डिप्रेशन। डिप्रेशन में इंसान अपनी केयर करना कम कर देता है, उसका किसी भी काम में मन नहीं लगता। ऐसे में डायबिटीज पेशेंट डाइट, एक्सरसाइज और मेडिसिन को इग्नोर कर सकते हैं, जिसकी वजह से डायबिटीज कंट्रोल में नहीं रहती। उसके बाद फोर्थ है इमोशनल ईटिंग। जब कुछ लोग स्ट्रेस या फिर सैडनेस में होते हैं ना, तो वो ज़्यादा खाना शुरू कर देते हैं, पता नहीं क्यों। कुछ लोग ज़्यादा खाना स्टार्ट कर देते हैं, कुछ लोग खाते नहीं हैं। इसे इमोशनल ईटिंग कहा जाता है। ज़्यादा खाना खाने से वेट बढ़ता है और इससे ओबेसिटी हो सकती है और डायबिटीज़ का रिस्क भी बढ़ जाता है। फिफ्थ है पुअर सेल्फ केयर। साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स जैसे स्ट्रेस, एंजाइटी और डिप्रेशन की वजह से पर्सन हेल्दी हैबिट्स मेंटेन नहीं कर पाता, वो ट्रीटमेंट प्लान को फॉलो नहीं कर पाता। ये सब करने में केयरलेस हो जाते हैं। इसी वजह से डायबिटीज़ को मैनेज करना और डिफिकल्ट हो जाता है। अब है साइकोलॉजिकल लिंकेज टू एड्स। एड्स नॉट ओनली अफेक्ट्स फिजिकल हेल्थ बट ऑल्सो सीरियस साइकोलॉजिकल कॉन्सिक्वेंसेस। सबसे पहले फियर एंड एंजाइटी। तो एड्स से अफेक्टेड लोगों में सबसे कॉमन साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम डर और एंजाइटी होता है। उन्हें अपनी हेल्थ की चिंता रहती है, फ्यूचर का डर रहता है और कई बार सोसाइटी के रिजेक्शन का भी डर होता है। इसी वजह से उनका स्ट्रेस लेवल जो है वो बढ़ जाता है। सेकेंड है डिप्रेशन। एड्स एक लॉन्ग टर्म डिजीज है, इसीलिए कई पेशेंट्स बार बार ट्रीटमेंट और हेल्थ प्रॉब्लम की वजह से बहुत उदास फील करते हैं। धीरे धीरे ये सैडनेस, होपलेसनेस और डिप्रेशन में बदल सकती है। थर्ड है स्ट्रेस। एड्स पेशेंट्स को सिर्फ डिजीज का ही स्ट्रेस नहीं होता, उन्हें ट्रीटमेंट का स्ट्रेस, सोसाइटी के नेगेटिव एटीट्यूड का स्ट्रेस और कई बार फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स का स्ट्रेस भी होता है। ये सब मिलकर उनकी मेंटल हेल्थ को अफेक्ट करते हैं। फोर्थ है लो सेल्फ एस्टीम। कई एड्स पेशेंट्स सोसाइटी के डिस्क्रिमिनेशन और नेगेटिव बिहेवियर की वजह से अपना कॉन्फिडेंस खो देते हैं। उन्हें लगता है कि लोग उन्हें एक्सेप्ट नहीं करेंगे, इससे उनका सेल्फ एस्टीम या फिर सेल्फ कॉन्फिडेंस कम हो जाता है। फिफ्थ है सोशल आइसोलेशन। जब किसी पर्सन को लगता है कि लोग उसे रिजेक्ट कर देंगे तो वो धीरे धीरे सोशल एक्टिविटीज से दूर होने लगता है और इस सिचुएशन को सोशल आइसोलेशन कहते हैं। एड्स पेशेंट्स जो है वो कई बार फैमिली, फ्रेंड्स और सोसाइटी से अलग रहना पसंद करते हैं, जो उनकी मेंटल हेल्थ को और ज़्यादा अफेक्ट करते हैं। अब आगे है साइकोलॉजिकल लिंकेज ऑफ कोविड-19। पहला है फियर ऑफ इन्फेक्शन। पीपल एक्सपीरियंस्ड फियर एंड अनसर्टेनिटी बिकॉज ऑफ द रिस्क ऑफ इन्फेक्शन एंड डेथ। कोविड-19 के टाइम में लोगों में सबसे ज़्यादा इन्फेक्शन का डर था। लोगों को डर था कि कहीं उन्हें या फिर उनके फैमिली मेम्बर्स को इन्फेक्शन ना हो जाए और इसी अनसर्टेनिटी और डर की वजह से मेंटल स्ट्रेस भी बहुत बढ़ गया था। सेकेंड है एंजाइटी और स्ट्रेस। कोविड के टाइम में क्या हुआ था, लॉकडाउन लग गया था, लोग अपने जॉब को खो रहे थे, जॉबलेस हो रहे थे और हेल्थ कंसर्न्स की वजह से एंजाइटी और स्ट्रेस काफ़ी बढ़ गया था।
लोग फ्यूचर को लेकर परेशान रहते थे और हर तरफ अनसर्टेनिटी का माहौल था। थर्ड है डिप्रेशन। कोविड के टाइम बहुत लोग घरों में बंद रहे और कई लोगों को फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स का भी सामना करना पड़ा। इसी वजह से कई लोग सैडनेस और डिप्रेशन के शिकार हो गए। और भी पॉइंट्स आप खुद से ऐड कर सकते हो, जो आप फील किए होगे उस टाइम पर। फोर्थ है लोनलीनेस। जब लोग अपने रिलेटिव्स और फ्रेंड्स से नहीं मिल पा रहे थे तो उन्हें लोनलीनेस फील होने लगा था। सोशल इंटरेक्शन कम होने लगा था और जिसकी वजह से इमोशनल डिस्ट्रेस भी बढ़ गया था। फिफ्थ स्लीप प्रॉब्लम्स। कोविड के दौरान स्ट्रेस और एंजाइटी इतना ज़्यादा था कि लोगों को नींद की प्रॉब्लम होने लगी थी। कुछ लोग देर रात तक जगते थे और कुछ लोगों को प्रॉपर स्लीप ही नहीं आती थी। अब आपको लिखना है कॉमन साइकोलॉजिकल फैक्टर्स इन ऑल फोर डिजीज। पहला है स्ट्रेस। तो हार्ट डिजीज, डायबिटीज, एड्स और कोविड-19 इन सभी में स्ट्रेस एक कॉमन फैक्टर है। ज़्यादा स्ट्रेस डिजीज को और सीरियस बना सकते हैं। सेकंड है एंजाइटी। एंजाइटी यानी ज़्यादा चिंता और डर। ये मेंटल हेल्थ को के साथ-साथ फिजिकल हेल्थ को भी नेगेटिवली प्रभावित करती है। थर्ड है डिप्रेशन। डिप्रेशन की वजह से पर्सन ट्रीटमेंट को प्रॉपरली फॉलो नहीं कर पाता, उसकी मोटिवेशन भी कम हो जाती है। फोर्थ है नेगेटिव हेल्थ बिहेवियर। स्मोकिंग, अल्कोहल, अनहेल्दी फूड और एक्सरसाइज की कमी डिजीज के रिस्क को और बढ़ा देती है और ये अनहेल्दी बिहेवियर्स हेल्थ के लिए हार्मफुल होते हैं। फिफ्थ है सोशल आइसोलेशन। जब किसी पर्सन को फैमिली या फ्रेंड्स का सपोर्ट नहीं मिलता तो उसकी मेंटल और फिजिकल हेल्थ दोनों पर नेगेटिव इफेक्ट पड़ सकते हैं। अब आगे आपको लिखना है रोल ऑफ हेल्थ साइकोलॉजी। हेल्थ साइकोलॉजी का क्या रोल होता है यहाँ पर? तो पहला है स्ट्रेस मैनेजमेंट। हेल्थ साइकोलॉजिस्ट लोगों को स्ट्रेस मैनेज करना सिखाते हैं। वो रिलैक्सेशन टेक्निक्स, योगा और मेडिटेशन की हेल्प से स्ट्रेस को कम करने में मदद करते हैं। सेकंड है काउंसलिंग एंड इमोशनल सपोर्ट। काउंसलिंग पेशेंट्स को एंजाइटी, डिप्रेशन और इमोशनल प्रॉब्लम्स को हैंडल करने में हेल्प करते हैं। इससे पेशेंट्स मेंटली स्ट्रांग बनते हैं। थर्ड है हेल्थ एजुकेशन। हेल्थ साइकोलॉजी लोगों को हेल्दी लाइफस्टाइल और डिजीज प्रिवेंशन के बारे में एडुकेट करती है ताकि लोग डिजीज से बच सकें। फोर्थ है बिहेवियर मॉडिफिकेशन। हेल्थ साइकोलॉजिस्ट लोगों को हेल्दी हैबिट्स अपनाने के लिए मोटिवेट करते हैं, जैसे एक्सरसाइज करना, बैलेंस डाइट लेना और मेडिटेशन टाइम पर लेना। फिफ्थ है इम्प्रूविंग क्वालिटी ऑफ लाइफ। साइकोलॉजिकल सपोर्ट्स पेशेंट्स की क्वालिटी ऑफ लाइफ को इम्प्रूव करता है। इससे वो ज़्यादा हेल्दी, कॉन्फिडेंट और सेटिस्फाइड लाइफ जी पाते हैं। अब आपको कंक्लूजन लिखना है। तो कंक्लूजन में हम कह सकते हैं कि स्ट्रेस, एंजाइटी, डिप्रेशन, फियर और अनहेल्दी हैबिट्स जैसे साइकोलॉजिकल फैक्टर्स हार्ट डिजीज, डायबिटीज, एड्स और कोविड-19 सभी डिजीज को प्रभावित करते हैं। ये फैक्टर्स डिजीज को बढ़ा भी सकते हैं और रिकवरी को स्लो भी कर सकते हैं। इसीलिए गुड मेंटल हेल्थ मेंटेन करना, स्ट्रेस मैनेज करना, हेल्दी लाइफस्टाइल फॉलो करना और साइकोलॉजिकल सपोर्ट लेना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो स्ट्रेस, एंजाइटी एंड डिप्रेशन आर द कॉमन साइकोलॉजिकल फैक्टर्स लिंक्ड विद ऑल फोर डिजीज। तो आज की इस वीडियो में हम लोगों ने एमडीसी साइकोलॉजी के लिए सारे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को कवर कर लिया है। जितना क्वेश्चन मैं आपको बताई हूँ वो सारा क्वेश्चन आपको पढ़कर जाना है। जो क्वेश्चन मैं आपको एक्सप्लेन नहीं की हूँ इसका मतलब ये नहीं है कि मैंने वीडियो में आपको एक्सप्लेन नहीं करा है। सारा का आंसर सेम ही था लगभग, इसीलिए दोबारा करने का कोई मतलब नहीं बनता। तो आप उसे पढ़ लीजिएगा, आपको सारा समझ आ जाएगा। तो आपको इसमें क्या सीखने को मिला? अगर आप अपनी मेंटल हेल्थ का ध्यान रखेंगे, स्ट्रेस को मैनेज करेंगे और हेल्दी लाइफस्टाइल को फॉलो करेंगे तो बहुत सारी हेल्थ प्रॉब्लम से बचा जा सकता है और रिकवरी भी काफ़ी बेटर किया जा सकता है। और सिर्फ रिकवरी और हेल्थ प्रॉब्लम की ही बात नहीं है, आप जो डेली लाइफ जी रहे हो उससे आपको सेटिस्फाइड लाइफ मिलता भी नहीं है। आप किसी दिन 24 घंटे के लिए बहुत अच्छा काम करके आओ, उसके बाद देखो आपका जो माइंड है ना, मतलब अलग ही लेवल पर रहेगा। आपको ना एंजाइटी होगा, ना स्ट्रेस होगा, ना आप बैड हैबिट्स के प्रति जाओगे, मतलब कुछ भी नहीं, लेकिन अच्छे काम और आपको बहुत ज़्यादा सेटिस्फैक्शन भी मिलेगा। तो जब आप अच्छे काम करते हो तो फिर इससे क्या होता है जो आपको दिखाई नहीं देता। सबसे बड़ा इसका जो रोल है वो आता है हेल्थ का। जब आप अच्छे काम करते हो तो इससे क्या होता है, माइंड को डोपामिन मिलता है, आप उस दिन खुश होते हो और इससे क्या होता है, आपका मेंटल हेल्थ अच्छा होता है। लेकिन अगर आप किसी दिन बुरा काम करके आओ, आप स्ट्रेस में रहोगे, आपको एंजाइटी फील होगी, बहुत परेशान रहोगे और इससे क्या होगा, आपका मेंटल हेल्थ अफेक्ट होगा। तो आप समझिए यहाँ पर अगर अच्छा काम करने से प्रॉफिट मिल रहा है तो फिर प्रॉफिट क्यों ना लिया जाए। माइंड जो है ना वो बहुत स्मार्ट होता है। जब तक आप अच्छे काम नहीं करोगे ना
उससे पहले आपको एकदम बोर्ड फील कराएगा। आपको वो अच्छा काम करने का मन ही नहीं करेगा। एकदम आप उससे दूर-दूर भागोगे। लेकिन आप जैसे ही उसको कर दोगे, आप उतने ही ज़्यादा मतलब खुश हो जाओगे, आपको उतना ही ज़्यादा अच्छा फ़ील होगा। तो इससे क्या होगा? आपकी मेंटल हेल्थ ही तो सुधरेगी और मेंटल हेल्थ अच्छी होगी, तो फिज़िकल हेल्थ भी अच्छी होगी। मतलब खुश रहना काफ़ी इम्पोर्टेंट है आज की लाइफ़ में। तो बस आप लोग अच्छे काम कीजिए, खुश रहिए और हेल्दी रहिए। तो आज के लिए बस इतना ही। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।